Anyone is coming with, or we can start. Ma'am, already Anyone is the person joining? that joined simultaneously. I can join. Ma'am, please, you can start. Okay. Okay. I can start now. Okay. So good morning to one and all. And I warm welcome to all for the national webinar conducted by our Dairy Chemistry Department on the topic entrepreneurial skill development for the dairy graduates under the aegis of IDP NHP, which these are the activities going on in the Gadwal University. So it gives me immense pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Vikrant Narwal. He did his master's in food technology in MDU Rohtak and PhD in dairy chemistry from ICR NDRI Karnal. And currently he is working as R&D head and business trainer in OK Life Care Private Limited, Rohtak, Haryana since the last 4 years. With this brief introduction, I request Dr. Vikrant to deliver his lecture on entrepreneurial skill development for dairy graduates. So please, Dr. Vikrant, I can start the presentation. थैंक यू वीना मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूं आज के इस सेशन में, और मैं थैंकफुल भी बोलना चाहता हूं ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड जितने भी मेरे सीनियर्स लोग मुझे देख रहे हैं, वीना मैडम, अनुराधा जी एंड डॉक्टर गुरबीर सिंह, मैं सभी का, और जितने भी लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट हमारे साथ हैं, सभी का मैं आज के इस लेक्चर में या आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों का हार्टली वेलकम करना चाहता हूं, और थैंकफुल भी बोलना चाहता हूं आप सभी ऑर्गेनाइजर्स को कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और आने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अपनी स्टोरी के माध्यम से या अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मार्केटिंग के कुछ चीजें या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ चीजें आपके सामने डिलीवर कर पाऊं। सो वंस अगेन थैंक यू। मैं एक स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आई थिंक मैं सभी को ऑडिबल हूं सभी को? यस वीना मैम, अनुराधा मैम, या राइट। सो मैं शेयर स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को आज का लेक्चर डिलीवर करना चाहूंगा, और होपफुली मेरा मानना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो भी लोग अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या आने वाले टाइम में चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाला बने, तो उस परपेक्स में या उसकी बात करूं तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं, मैं भी आप लोगों की तरह एक गांव से निकला हुआ एक जनरल फैमिली से आया हुआ लड़का था। मैंने जो बैचलर डिग्री किया वो अपने हरियाणा स्टेट में अपनी एक कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मैं रोहतक एमडीयू में फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग का मैंने डिग्री किया। देन आफ्टर आई ज्वाइंड पीएचडी एनडीआरआई करनाल में किया, और पीएचडी के बाद भी जैसे एक प्रोसेस होता है कि या तो कहीं यूनिवर्सिटी में आप एकेडमिक्स में ज्वाइन करें या कहीं किसी इंडस्ट्री में जॉब करें, बट फॉर्चुनेटली मेरा जो सर्कल था या जो मेरे सामने जो चीजें थी या जो जिस तरीके का मेरा अपना एक काम करने का तरीका था, तो मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं एक बिजनेस को स्टार्टअप कर पाया, और सक्सेसफुली आज मैं 4 साल की आप लोगों के सामने यदि गाथा की बात करूं, पहले महीने जब हमने ओके लाइफ केयर की शुरुआत की, इस बिजनेस की स्टार्ट किया, तो हमारा टर्नओवर 5 लाख था पूरी कंपनी का। राइट नाउ यदि मैं आज की बात करूं, पूरे 4 साल के बाद आज हमारा मंथली टर्नओवर 25 करोड़ का है, और हमारे जो आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में 500 प्लस आउटलेट्स हैं। यदि मैं बात करूं J&K से लेके कन्याकुमारी तक, मैं गुजरात की गिर से लेके बात करूं तो नागालैंड के दीमापुर तक, कहीं पे भी जाएंगे तो हमारी सारी जगह स्टोर हैं। हमने इस बिजनेस को जिया है, किया है, और इसमें जो सच्चाई और ईमानदारी से जो काम हमने किया है वो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। और ये प्रैक्टिकली बातें हैं, कोई लेक्चर नहीं है।
एक्चुअली होता क्या है, हम लेक्चर तो बहुत अच्छी तरीके से ले लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, बट जब प्रैक्टिकली बात आती है तो कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, उसमें आदमी कंफ्यूजन में रहता है, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए, कौन सी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। ये सारी चीजें जो बेसिक बारीकियां हैं, आज आप लोगों के सामने उन चीजों के को मैं रूबरू करवाने वाला हूं। होपफुली देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं यही एक अभी अपील भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। देखिए, इसको आप कोई बर्डन ना लीजिए कि हम किसी ने सर ने इनवाइट किया तो एज ए स्टूडेंट हम आ गए हैं और हमें आज वही लेक्चर मिलेगा। मैं एक बहुत जेन्युइन सा आदमी हूँ और मेरा जो अनुभव रहा है, एक बिल्कुल ग्राउंड वर्कर से लेके आज मैं यदि बात करूं, आज मेरे पास वो एक बिजनेस की बात करें, एक यंग एज में एक गाड़ी की बात करें, लग्जरी गाड़ी, चाहे वो BMW की बात करें, मर्सिडीज की बात करें, या एक बैंक बैलेंस की बात करें, फैमिली को सिक्योरिटी देने की बात करें, या बिजनेस की बात, सारी चीजें वो 3 से 4 साल में आई हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रहा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ी और क्या क्या मुझे चैलेंजेस आए, उन चीजों से आपको रूबरू कराऊंगा। और पक्का विश्वास है, जिसने ये अगले 45 मिनट दिमाग से, दिल से इस चीजों को अटेंड कर लिया और सुन लिया, तो हो सकता है किसी की लाइफ में एक बेहतरीन बदलाव आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलपमेंट फॉर द डेयरी ग्रेजुएट्स। और जितने भी ग्रेजुएट्स मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आने वाले कल के लिए आप रेडी हैं, आपकी डिग्री रेडी है, बट आपके एफर्ट किस डायरेक्शन में लगेंगे, आने वाली जिंदगी उसी पे आपकी डिपेंड करती है। आप किस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जॉब करने में, बिजनेस करने में, या कहीं एकेडमिक्स में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे, लेक्चर सभी को वो काम आने वाला है, आई एम श्योर। और ये मेरे एक्सपीरियंस से निकला हुआ है, ये कोई किताबों से निकला हुआ लेक्चर नहीं रहने वाला, राइट। जैसा कि मैम ने बताया कि माय सेल्फ डॉक्टर विक्रांत, और मेरा अभी जो मैं देखता हूँ बिजनेस डेवलपमेंट एज ए ट्रेनर भी पूरे इंडिया में मंथली मेरे 10 से 12 सेमिनार होते हैं। R&D हेड यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो सारी चीजें मेरी सर्विलेंस में रहती हैं। अकेला मैं नहीं, मेरे साथ मेरी टीम है, बहुत सारे लोग PhD है मेरे साथ बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी हैं और PG वाले भी हैं। तो एक बहुत अच्छी R&D टीम हमारे साथ है, और मार्केटिंग टीम के साथ साथ मैंने बिजनेस की जो बेसिक्स होती हैं उनको डेवलप किया है, उनको सीखा है, जाना है, समझा है और किया है, राइट। तो आज का एजेंडा यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए इसकी, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन क्या चाहिए आपको आगे बिजनेस करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होता है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसको लॉन्च करने के, उसको कैसे लॉन्च किया जा सकता है और कैसे उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं आने वाले कल के लिए। लेबल्स एंड मेट्रोलॉजिकल लॉज क्या हैं जो आपका बाहर चिपका होता है, जिसको आप लेबल बोलते हैं, जिसको आप ब्रांडिंग बोलते हैं, उसके क्या कॉमन लॉज हैं इंडिया में, उसको कैसे हमें काउंटर करना है और कैसे उसके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें एक बेहतरीन तरीके से उसको डिलीवर करना है। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये बारीक से हम इसमें डिस्कशन में लाएंगे। और कमर्शियल वैल्यू हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स की कैसे हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं, उनको हम उसको एज ए बिजनेस एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन चीजों को हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है और फ्रेंच वर्ड का मतलब है टू अंडरटेक, मींस टू स्टार्ट, टू बिगिन, कमिटमेंट करना कि मैंने स्टार्ट कर दिया, इसी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो पर्सन अपनी एबिलिटी को, कैपेसिटी को रियलाइज करके उसको प्रैक्टिकली एस्टेब्लिश करता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, बिजनेस पर्पज से या एक इकोनॉमी या ग्रोथ के माध्यम से या मनी को इकट्ठा करने की मंशा से, उसी को हम बिजनेस बोलते हैं, उसी एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यानी कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, सपोज करें यू आर ए ग्रेजुएट, आपने प्लांट में, अपने लैब में बहुत सारे काम किए होंगे, आपने कभी मिल्क का आपने फैट चेक किया होगा, कभी आपने चेक किया होगा इसका इसमें टोटल सॉलिड कंटेंट क्या है, प्रोटीन कितने टाइप का, तो बेसिक चीज पढ़ी है।
तो उन उस टाइम पे हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता है। मेरा मानना है कि हर इंसान इस जिंदगी में एक तरीके का यूनिक आइडेंटिटी रखता है। आप देखिए, कांसे के बर्तन से अलग ध्वनि प्रोड्यूस होती है, अलग आवाज निकलती है, सोने के बर्तन से अलग आवाज आएगी। तो हर इंसान का दिमाग एक यूनिक है, उसको उसके अंदर जो यूएसपी है उसमें उसकी विचारधारा अलग तरीके से डेवलप होती है। उस विचारधारा में यदि उसको हम कमर्शलाइज कर पाए, उस यूनिक चीज को हम कमर्शलाइज कर पाए, तो हम अपने आप में एक जीनियस का रूप लेते हैं। हमेशा याद रखना, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लीजिए, आज भी भारत बैट के खेलते हैं। क्या आप मुझे हमारे का बैट हाथ में आने से 100 सेंचुरी लग सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? सचिन तेंदुलकर अपने दिमाग से सचिन तेंदुलकर था, बैट से नहीं था। तो हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, आप अपने दिमाग से ही डॉक्टर विक्रांत हैं, डॉक्टर वीना मैम हैं, डॉक्टर गुरबीर सिंह हैं, एंड जो भी डॉक्टर अनुराधा है, या जो सीनियर कलीग मेरे साथ एसोसिएटेड है, हर कोई अपने दिमाग से है, ना कि कोई किसी फिजिकल चीज से है। कुछ लोगों का ये रहता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे के देंगे। तो वो एक यूनिक चीज सोची थी और उसको सॉफ्टवेयर में लेके आए। ज्यादा नहीं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की भी उनकी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, स्टार्टिंग की बता रहा हूँ। उबर वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी है। उबर आप देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी है, एक भी अपनी खुद की कार नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? उन्होंने अपनी यूनिक दिमाग से सोचा कि हम दूसरों को कैसे पार्टिसिपेंट करके उनका भी बेनिफिट करवाएंगे और अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। फेसबुक की आप बात करें, आज मार्क जुकरबर्ग पूरे वर्ल्ड में फेमस आदमी हैं। उनकी देख लीजिए, एक दिमाग था कि हम जो लोग हैं उनको एक सोशल प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है, लोगों का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो वर्ल्ड एक उस पे आ जाए? तो कहने का मतलब है कि आपका जो यूनिकनेस है उस पे काम कीजिए, उसको आप उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को समझिए और उस पे काम करना सीखेंगे तो मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग हम करते हैं, पर जब हम कोई काम करते हैं उसके उसके दौरान, उसके प्रोसेस के टाइम हमें सीखने को ज्यादा मिलता है। क्योंकि यदि आप शिद्दत से काम करते हैं तो वो अल्लाह, वो खुदा, वो वाहिगुरु, सब वो कायनात लग जाती है आपको सक्सेसफुल बनाने में। पर उसमें आपका समर्पण और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं आई तो 100% हम लूजर रहते हैं, क्योंकि हमें शिद्दत का मतलब है किसी चीज को धारण करना, और जिस चीज ने, किसी ने भी किसी चीज को धारण किया है दुनिया में, वो उदाहरण बना है। सचिन ने बल्ले को धारण किया, विराट कोहली ने बल्ले को धारण किया, तो आज उदाहरण बने। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उन्होंने इस जीवन को धारण किया, त्याग किया। तो हमेशा याद रखना, जो आप में एबिलिटी है उसको यदि उस पे उसको ज्यादा साइन इन करना है, उसको ज्यादा तरीके से आपको एक तरीके से उसको कमर्शलाइज करना है, तो पहले धारण करना सीखिए, समर्पण दीजिए उसको, उस पे हार्ड वर्क कीजिए, उस अपनी आइडियोलॉजी को एक ऐसी पावर से बैकअप दीजिए कि आप कभी भी पीछे ना हट पाए, आपको कभी भी ऐसी नेगेटिविटी का सामना ना कर पाए जो आपके सपनों को खराब कर सकती हो। राइट? तो ये एक्टिविटी है, बिजनेस एक एक्टिविटी है, यानी कि सेल और परचेज का एक बैलेंस है। परचेज किया मतलब सस्ते भाव में परचेज किया और महंगे भाव में बेचना ही एक स्मार्ट बिजनेसमैन कहलाता है, एक स्मार्ट बिजनेस कहलाता है। आपकी परचेज, हमेशा लोग क्या करते हैं, परचेज पे फोकस नहीं करते, मैं जो खरीद रहा हूं पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो जितना आप चीप भाव में खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज, वही आपके सक्सेस के चांस बनाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की है, प्रोडक्टिविटी की है, और कंपटीशन जनरेट करता है। यदि आप सपोज करें कोई भी चीज एक ही होती तो मोनोपोली चलती। मैं बात करूं
ओला होती तो उबर थी, तो उबर की मोनोपोली चलती थी, ओला ने आके कंपटीशन जनरेट किया, उसने कुछ इनोवेटिव की, उसने कुछ प्रोडक्टिविटी की। अब किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, जब नोकिया था तो इतना कंपटीशन नहीं था, तो रेट भी बहुत महंगे मिलते थे और फीचर्स भी कम थे उस फोन में। जैसे जैसे छोटे छोटे फोन आए, कार्बन आया, अब ओप्पो आया, वीवो आया, सैमसंग, एप्पल, इतना कंपटीशन बढ़ा। इससे हुआ क्या, कस्टमर को एम्पावरमेंट मिली। कस्टमर को कैसे, कि अच्छा प्रोडक्ट और सस्ते भाव में मिलना स्टार्ट किया। जब वोडाफोन था, आइडिया था, तब हमारा इंटरनेट, मुझे याद है कि हम एक मूवी डाउनलोड करने के लिए रात को उसको डाउनलोडिंग पर लगाते थे, सुबह उठ के देखते थे डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। उस टाइम डाटा भी महंगा था और जो नेट की स्पीड थी वो भी कम थी। आज देखिए जियो ने क्या किया, अच्छा प्रोडक्ट यानी कि स्पीड ज्यादा और रेट स्टार्टिंग में कम देके मार्केट को ग्रैब किया। तो कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन को जन्म देती है, प्रोडक्टिविटी को, इनोवेशन को और कस्टमर को एम्पावरमेंट करने की काम ये करती है। अब आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो करनी, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे हम कोई कंपनी बना सकते हैं, क्या कंपनी बनाना इंपॉर्टेंट है या पार्टनरशिप में काम करना इंपॉर्टेंट है, क्या करें, क्या फर्म बना के काम करें या कंपनी बना के काम करें। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग में आपको हमेशा एक फर्म बना के काम करना चाहिए। एक फर्म बनाए, उसमें आप एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर, किसी को भी ले सकते हैं। कंपनी स्टार्टिंग में खोलने की जरूरत नहीं होती, पहले एक फर्म बनाए, फर्म को डेवलप करें। ये लगता है कि ये बिजनेस मैं आगे और अच्छा कमर्शलाइज कर सकता हूं, तो उसको सिक्योर करने के लिए उसको कंपनी में कन्वर्ट करें। कंपनी खोलने के लिए फर्म बनानी, फर्म तो बहुत आसान है, एक दिन में बन जाता है। उसमें करना क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है। जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहां पे आपने ये बहुत सारे पार्टनरशिप डीड बनाने वाले टाइपर्स बैठे होते हैं, उसमें अपना नाम बताना होता है, अपनी फर्म का नाम बताना होता है, पार्टिसिपेंट के कितने कितने शेयर है वो बताना होता है कि इतने % का ये शेयर, वो बन के तैयार हो जाती है। नोटरी वोटरी का जो कुछ नहीं लगता है, ज्यादा 1000 रुपए का भी काम नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। मैं भी जब स्टूडेंट था सोचता था यार कंपनी कैसे खुलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, फर्म कैसे बनती है, पार्टनरशिप क्या होती है। ये सारी चीजें आप जैसे ही एंटर करेंगे और आपको बहुत सारे सस्ते भाव में भी लोग इसको ये सर्विस देने को आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे पहले कंपनी खोलने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। कोई भी आदमी है उसको पहले अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाने पड़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के बाद होता है DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर की लिस्ट होती है, कौन कौन डायरेक्टर होगा, उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारा पैन नंबर होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे ही कंपनी खोलने के लिए DIN नंबर चाहिए। ये भी आपका जो बड़ा काम नहीं है, ये भी आप थर्ड पार्टी जल्दी 1000-2000 रुपए में ये चीजें लोग करके, कोई भी लोकल CA करके दे देता है। नेम ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है, उसका उसमें वो मांगते हैं 3 नाम मांगते हैं। एक आपने कोई भी कंपनी, जैसे ओके लाइफ केयर हमने स्टार्ट किया तो ओके लाइफ केयर बीट, ओके लाइफ केयर सो एंड सो, 3 नाम मांगते हैं। क्योंकि वो अपने पोर्टल पे सर्च करके देखते हैं कि कहीं दूसरा नाम ऐसा सिमिलर तो नहीं है, क्या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो 3 नाम आप बेस्ट सोच के अपना सोच के रखिए। एप्लीकेशन टू कंसर्न ROC, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, जो भी आपके, जैसे पंजाब है तो चंडीगढ़ है, हरियाणा वाले भी चंडीगढ़ रजिस्टर करवा सकते हैं, ROC चंडीगढ़ ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं। तो आपके एरिया में कोई ना कोई ROC ऑफिस होता है, उधर आपका एप्लीकेशन आपको देनी होती है। स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप ड्यूटी 10,000 से लेके 1 लाख तक आपकी लगती है। स्टैंप ड्यूटी के बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो भी आप कंपनी बना रहे हैं उसमें कितना % किसका पार्टनरशिप है, कितना शेयर होल्डर है, उसको अब MOA और या कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, ऑफिस है या कोई भी चीज है, उसमें उस आर्टिकल में किसका कितना पार्टिसिपेंट है, कितना शेयर होल्डिंग पे कौन लोग हैं, तो वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आपको सबमिट करवाना पड़ता है। और उसके बाद पैन और टैन नंबर ऑफ कंपनी का मिलता है। जब रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी, इस प्रोसेस में आपको हफ्ता या 10 दिन लगते हैं। जब रजिस्टर्ड हो जाती है तब आपका कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर लेके आप कंपनी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये कंपनी बनने का प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगते हैं 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना। और ये किसकी हेल्प से होगा,
ये हेल्प होगा। कोई भी लोकल सीए आपका 5 से 10,000 रुपए में ये सारा काम करवा के दे सकता है, ओनली आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो ये घबराने की बात नहीं, कैसे कौन खोलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। आपको बेहतर से बेहतर सर्विस आपके लोकल एरिया में तहसील लेवल पे भी ये चीजें मिल जाती हैं। किसी भी सीए के पास जाएंगे तो वो रजिस्टर करवा के दे देगा, राइट। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में यदि आप एंटरप्रेन्योर की बात करें तो कोई भी आदमी हो सकता है। राइट नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर, आप भी हो सकते हैं, एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप होती है एक प्रोसेस कि मैं जो सोच रहा हूं एज इंडिविजुअल ऐसा करना है, उस करने के प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। और जब वो प्रोसेस से बेनिफिट निकलना स्टार्ट होता है, वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसको एंटरप्राइजेस बोलते हैं। यानी कि उसका आउटकम क्या निकल के आया, उस प्रोसेस से हमने क्या क्या मार्केटिंग में कितना पैसा लगा, प्रोडक्ट पे कैसे लगाया, एडवर्टाइज पे कितना लगा, ये सारी चीजें मिलके इस प्रोसेस से जो कुछ निकल के आता है उसको हम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। एंटरप्राइजेस हो सकता है घाटे की भी हो जाए, हो सकता है आपके मुनाफे की भी हो जाए। यानी कि नेगेटिव बैलेंस शीट है या पॉजिटिव बैलेंस शीट है, या आपकी स्ट्रेटजी पे, या आपकी प्लानिंग पे, या आपकी मार्केटिंग स्टाइल पे, या प्रोडक्ट पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यदि मैं प्रोसेस की बात करूं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले यदि आप देखें तो डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी फॉर व्हाट, किस चीज की डिस्कवरी, आइडियाज। आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि ये आइडिया यूनिक हो सकता है, इसकी कमर्शियल वैल्यू हो सकती है, वो आइडिया आपने सोचा, यानी उसको डिस्कवर किया, सोचा, दिमाग में समझा, और उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया कि यस ये अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे मैंने अभी आपसे के सामने जियो का एग्जांपल लिया। आइडिया क्या था कि आने वाला कल डिजिटलाइज हो सकता है। आप देखेंगे जियो से आने से पहले यूट्यूब पे भी हम यूट्यूब पे ज्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि यूट्यूब पे वो बफरिंग चलता रहता था, हम ज्यादा यूजर नहीं है। ना अच्छे से फेसबुक आया था जियो से पहले, ना अच्छे से आप देख पा रहे थे, हम यूज कर पा रहे थे किसको, इंस्टाग्राम को। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज डाटा की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए डिजिटल मीडिया पे। तो जैसे ही रिलायंस ने सोचा कि यस यदि हम डाटा की स्पीड को बेहतर कर देंगे और इसको इकोनॉमी भी दे देंगे, यानी कि इसको प्राइस कंट्रोल में देंगे, तो बहुत सारे लोग आप डिजिटली कनेक्ट होंगे और डिजिटल से एक पूरी डिजिटल मार्केट डेवलप होगी। आज देख लीजिए हम डिजिटली कितने कनेक्टेड हैं। अब ये डिजिटली ही है जो आज हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ए डेवलपमेंट। डिस्कवरी, एक आइडिया जनरेट हुआ, रिलायंस ने उसको एग्जीक्यूट किया, अपॉर्चुनिटी को ढूंढा, यस इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, और मार्केट को स्टडी किया। तो आज देखेंगे वोडाफोन आइडिया नजर नहीं आते इंटरनेट में, ओनली आपको नजर आता है तो जियो आता है। और ऐसी क्रांति लेके आया, बहुत सारे लोगों के तो सरनेम भी जियो हो गए हैं। आप देखेंगे कि हमने फोन नंबर कैसे सेव किए हैं, मदर जियो, फादर जियो, वीना मैडम जियो। तो हर किसी ने अल्टरनेट चीजें लाने की कोशिश, अपना अल्टरनेट सिम खरीद लिया कि हम इसको इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि ये बेहतर कल का प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही आपको एक यूनिक आइडिया आपका दिमाग में है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू जाने, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढे, उसकी मार्केट को स्टडी करें, यस इस एरिया में ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है किसी भी उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना, यानी कि आपने आइडिया सोचा, जनरेट किया, मार्केट को स्टडी किया, उसके बाद कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। कॉन्सेप्ट का यानी कि बिजनेस प्लान को डेवलप करना। बिजनेस प्लान में कौन कौन हम कितना प्रोडक्ट में पैसा लगेगा, कितना कैपिटल में लगेगा, कितना हम डिस्ट्रीब्यूटर को बांटेंगे और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना, पहले महीने का बजट क्या रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, एक साल का क्या रहेगा, कितनी हम इसके अगेंस्ट सेल जनरेट कर सकते हैं। तो ये सेल, परचेज और ये सारी चीजें कितना कितना किस चीज में इन्वेस्ट होगा, ये बिजनेस प्लान का होता है। और बिजनेस प्लान को यानी कि कंसेप्ट को डेवलप करके अगला कोई स्टेप आता है तो वो है रिसोर्सिंग। अब क्या है, चीजों को रिसोर्स करना है, यानी कि हमने बिजनेस प्लान भी बना लिया, इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतनी ये चीज लगेगी, ये मशीन लगेगी प्रोडक्ट बनाने में, ये डिलीवरी सिस्टम में लगेगी, इतना एम्प्लॉयमेंट चाहिएगा। अब उसको रिसोर्सिंग करना, उसको इकट्ठा करना है। रिसोर्सिंग तीन चीजें होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे आदमी आके, यहाँ पे सबसे बड़ा जो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा हर्डल मैं जो मानता हूँ, लोग अपने दिमाग को लगाए बिना ये सोच रहे थे मेरे पास पैसा ही नहीं है।
तो मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, मेरा फादर तो किसान है, मेरा फादर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा फादर तो अफोर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियल। यदि आपका ग्रेट आइडिया है तो आप एक ऐसे पार्टनर को ढूंढे जो उसका फाइनेंशियल मजबूती हो, उसको अपना कॉन्सेप्ट बताएं, अपने उस पूरे प्रोजेक्ट पे बात करें कि मैं ऐसा करने वाला हूं। और मुझे लगता है जैसे कि मैं पीएचडी करके निकला था, तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, तो मैं अपने प्लान को, अपने आइडिया को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे फॉर्चुनेटली एक ऐसा मेरा नोन ही मिला जिसने बोला कि यस, इस पे अपन काम कर सकते हैं। तो आज देखिए हम स्टार्टिंग में 1 CR के आसपास लेके चले थे, जिसमें से मेरा कुछ नहीं था, मेरा आइडिया था, ओनली आइडिया था। आज एक CR का इन्वेस्टमेंट के बाद यदि मैं बात करूं, मंथली 25 CR का टर्नओवर होना अपने आप में एक गवाही है कि आपका यदि इरादे मजबूत है, आपका आइडिया यूनिक है और लोगों को काम आने वाला है, लोगों की जिंदगी में सुधार लाने वाला है, या कोई चीज को बेहतर तरीके से डेवलप करने वाला है, तो 100% आपको फाइनेंशियल भी मिल जाएगा। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आप गवर्नमेंट में सबमिट करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट चलते हैं, MSME आजकल मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है उसमें उसके तहत गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी देती है आपके स्टार्टअप पे। तो इसको यदि हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चीजों को ग्रैब नहीं करेंगे, तो हम सोचते रहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये धीरूभाई अंबानी के पास भी नहीं था। यदि मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। आज किसी भी बैकग्राउंड में जाके देखें, जो भी आज आपको सेल्फ मेड मिलेनियर लगता है, आपको बिलेनियर लगता है, उसकी देखें कि चाय पीले बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम तो डेयरी ग्रेजुएट हैं यार, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें साइंस भी आता है, बट सेंस ऑफ मार्केटिंग, सेंस ऑफ एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने की जब सेंस हमारे अंदर आ जाएगी, तो हमारा कोई तोड़ नहीं। आज मैं प्राउडली फील करता हूं कि मुझे साइंस की नॉलेज जो है और साथ में मार्केटिंग की है, तो मेरे अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन बना है, वो किसी MBA वाले के पास नहीं है, वो किसी आप बात करें आर्ट वाले के पास नहीं है। हम साइंस ग्रेजुएट हैं। साइंस को समझने के साथ यदि सेंस ऑफ मार्केटिंग, सेंस ऑफ प्रोडक्ट, सेंस ऑफ रिलेशनशिप, जैसे अब मार्केट में लोगों के साथ मिलना जुलना, उसको डेवलप कर लिया, तो 100% हम एक यूनिक आइडेंटिटी रखने वाले इंसान बन सकते हैं। साइंस स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इसके बैकग्राउंड में मैं देखता हूं तो साइंस वाले लोग अपने दिमाग को दूसरे के लिए काम करने के लिए लगा देते हैं। उनके लिए आप देख लीजिए, मैक्सिमम लोग जो कंपनियां खोल के बैठे हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ओनली उनको मार्केटिंग आता है। यदि ये आपने सीख लिया, आपसे डेडली कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या कि आप ऑलराउंडर हो सकते हो, बॉलिंग भी कर पाओगे, बैटिंग भी कर पाओगे और अच्छी फील्डिंग भी कर पाओगे। तो ध्यान रखना, साइंस के स्टूडेंट कम दिलचस्पी दिखाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, ओनली एम्प्लॉयमेंट में ही ज्यादा हो जाते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, बट जॉब के साथ हम अपनी एबिलिटी को कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है आज। क्योंकि आने वाले टाइम में जॉब की स्कैरिसिटी, आप बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं पर नौकरियां कम हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की तरफ बढ़ना होगा जो हमारे देश के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए आने वाले टाइम में सारी चीजों को सिक्योरिटी दे सके। तो वो एक ही रास्ता है, हम अपना कैसे सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कैसे हम बन सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपने देखना होगा, और हो सकता है फाइनेंशियली आप खुद भी कैपेबल हो, पर आप उस बजट को, उस प्रोजेक्ट को समझना ही नहीं चाहते हो। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में भी कोई चीज स्टार्ट हो सकती है, और इतना बहुत सारे लोगों के पास ये आज के टाइम में इतना कोई बड़ा नहीं है, चैलेंज नहीं है। नहीं तो एक अच्छा पार्टनर आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे क्या गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कि क्या कौन सा बैंक मुझे ये कर सकता है। उसके बाद होता है कि आपने कोई ह्यूमन रिसोर्सिंग क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सिंग कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं कंपनी मैंने बनाया है, उसमें कैसे कैसे एम्प्लॉय मुझे चाहिए, कैसे कैसे लोग मुझे चाहिए, किस तरीके का, कौन कौन किस चीज को संभालेगा, उसकी रिसोर्सिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद कैपिटल का मतलब यहाँ राजधानी से नहीं है, कैपिटल का मतलब यहाँ है कि उस बिजनेस को करने के लिए क्या फिजिकल मशीनरी लगेगी, ऑफिस कहाँ होगा, कौन सा
प्रोडक्शन का होगा, पैकिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें मिलके एक रिसोर्सिंग का काम होता है। और इसमें कम से कम सबसे ज्यादा टाइम यदि आपको लगाना चाहिए तो रिसोर्सिंग पे लगाना चाहिए। इसमें आपको हर चीज की बारीकी से देखना चाहिए, फाइनेंशियली को अपनी सावधानी से यूज करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूटमेंट के टाइम आपने हमेशा, मेरा मानना है कि स्किलफुल आदमी इंपॉर्टेंट है भारी भरकम भीड़ से ज्यादा। स्किलफुल होगा तो 100% आपको प्रॉब्लम कम आएगी, और स्किलफुल नहीं होगा और आपने सस्ता एम्प्लॉय रख लिया तो 100% प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कैपिटल आपने देखना है कि आपके आज के प्रोडक्शन में, आज के आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या इसको डिलीवरी करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। क्या इसको मैं खुद खरीदूं या थर्ड पार्टी करवाऊं। होता है आपके दिमाग ने डेवलप किया ये प्रोडक्ट बनेगा, आप जरूरी थोड़ा ना पहले दिन आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, आप पहले दिन उसको थर्ड पार्टी बनवा लें कि ऐसा प्रोडक्ट कौन कहाँ बनाता है, बस मैं उसको ये बताऊंगा इसमें ये डलेगा, इतना इतना डलेगा, ये टेक्नोलॉजी है। तो आप थर्ड पार्टी भी करवा सकते हैं, उसको पैकिंग भी करके देगा, आप बस आपने उसकी मार्केटाइज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है रिसोर्सिंग के टाइम पे। उसके नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर 4 पे आता है एक्चुअलाइजेशन। आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली, अब एक्चुअल में उस चीजों को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है। जो आपने गोल लिया है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए हैं कि इस साल के अंत तक मैं इतनी सेल करूंगा, ये टारगेट मेरा है, उसको बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है उस गोल को अचीव करने के लिए, इसको एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो जो आपने चीजें इकट्ठी की, एम्प्लॉय किया, फाइनेंस बजट लिया, बिजनेस प्लान आपने बनाया, और आपने साथ में क्या किया, आपने चीजें इकट्ठी की, आपने कैपिटल पे इन्वेस्ट किया, इन चीजों को इकट्ठा करके ऑपरेशन के माध्यम से अपने गोल की तरफ बढ़ना ही एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। और इसके दौरान ही लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब एक्चुअलाइजेशन का बात आती है, इमेजिनेशन तो कर लिया आपने, जब तक इमेजिनेशन में टेक्निकली नॉलेज आपको नहीं है और टेक्निकली आप नहीं जानेंगे, तब तक इमेजिनेशन ख्याली पुलाव है। और ख्याली पुलाव 2 महीने 3 महीने तक चलते हैं, जब तक जेन्युइन चीजें नहीं है, जब तक मार्केट को स्टडी नहीं करेंगे, टेक्निकल नॉलेज नहीं लेंगे, और आपको अपने बिजनेस के बारे में जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप स्टडी नहीं करेंगे, मार्केट के बारे में, कंपटीटर के बारे में, क्या माहौल चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, कैसे कैसे मार्केट की स्ट्रेटजी चल रही है, कौन से काउंटर पे मेरा प्रोडक्ट रखा जाएगा, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअलाइजेशन में दिक्कत आएगी, ओनली खाली पुलाव रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डेड रेशो होती है किसी भी बिजनेस में। बहुत सारे लोग खोलते हैं अपना अपना बिजनेस, 90% से 95% की डेड रेशो होती है, ओनली 5 से 2% लोग सक्सेस होते हैं। रीजन क्या है, जब एक्चुअलाइजेशन का काम आता है तो बजट को कैसे यूटिलाइज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, मार्केट को कैसे स्टडी करना है, प्रोडक्ट मेरा कहाँ पे जाएगा, कैसे उसको मार्केटिंग करना है, यहाँ पे लोग फंसते हैं। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, उसको बेचने की कला, मार्केटिंग का कंपटीशन को देखना या कॉम्पिटिटर को स्टडी करना, उनके अगेंस्ट प्लानिंग करना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसे जो आपने कमाया है, जो आपका निकल के आया, आउटकम्स जो आए हैं, क्या आप इस बिजनेस को आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं, कैसे इसको रेप्लिकेट और डुप्लीकेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, प्रोडक्ट का साइज बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, या नई मार्केट ओपन करनी है, ये आपका टोटली डिपेंड करेगा आउटकम्स क्या है। या आप लग रहा है कि बिजनेस, मैंने कॉन्सेप्ट को जो प्लानिंग थी मेरी, वो प्लानिंग अच्छी थी पर उसको एग्जीक्यूशन में कहीं दिक्कत आई है, या इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप करके या स्लो करके या पॉज करके धीरे धीरे डेवलप करना है, ये लास्ट वाला प्रोसेस आता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने 5 स्टेज आपको बताई। पहली स्टेज ठीक है भी, मैंने कोई डिस्कवरी करनी है, डिस्कवरी के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई कोई भी चीज आपने डिस्कवर करी, उसके बाद उसकी रिसोर्सिंग करनी है, रिसोर्सिंग के बाद आपने उसको एक बिजनेस प्लान को बना के उसके एक्चुअलाइजेशन में जाना है, एक्चुअलाइजेशन के बाद आपको हार्वेस्टिंग में जाना है। यानी कि ये प्रोसेस है किसी भी बिजनेस के, यानी किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के, इसी प्रोसेस से होके कोई भी चीज गुजरती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और स्किल्स क्या चाहिए, सबसे पहला स्किल होना चाहिए कि इनोवेटर। आपका दिमाग हमेशा इनोवेशन पे चलना चाहिए। जो लीडर का काम होता है, जो कंपनी के मालिक का काम होता है, जो एंटरप्रेन्योर का काम होता है, वो इनोवेशन का होता है कि मेरे दिमाग का ये आइडिया है, ये इनोवेशन है। और इनोवेशन हमेशा ध्यान रखना,
लोगों के काम आने वाला इनोवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के काम ना आए पर आपका आइडिया इनोवेटिव है। आप मुझे बताएं, हवाई जहाज का जो डिस्कवरी था, जो इनोवेशन था, जो राइट ब्रदर्स ने किया था, वो एक अच्छा इनोवेशन था। अच्छा इनोवेशन का मतलब है कि लोहे को हवा में तैराना कोई छोटी बात थोड़ा ना थी, पहली बार उन्होंने करके दिखाया। बट आज भी उस हवाई जहाज में, आज भी उस एरोप्लेन में 2 ही सीट होती तो क्या हम लुधियाना से या अमृतसर से दिल्ली आ सकते थे, या दिल्ली से मुंबई या अब्रोड जा सकते थे? नहीं, क्योंकि वो उस सीट को लेने के लिए उसकी फीस कितनी लगती, उसका सीट का मतलब चार्ज कितना लगता, उस टिकट का चार्ज कितना लगता। तो इनोवेशन तब तक अच्छा इनोवेशन नहीं माना जाता जब तक वो उसकी इकोनॉमी वैल्यू लोगों तक वो यूजेबल नहीं है। तो इनोवेशन है ना, ऐसा होना चाहिए जो लोगों के यूज के आए। तो यानी कि 2 ही सीट हवाई जहाज में होती तो आज कितने लोग 2 पायलट ही बैठ के जाते। हमारे लिए वो इनोवेशन तो था पर काम का इनोवेशन नहीं था। तो काम का इनोवेशन होना चाहिए। आपके जो आइडियाज हैं वो लोगों की काम आने वाले होने चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की बात हो, या प्रोडक्ट के प्राइस कम करने की बात हो, या डिलीवरी सिस्टम की बात हो, या सर्विसेज की बात हो। इनमें इनोवेशन आपको ढूंढना चाहिए, और इनोवेशन से ज्यादा कंपटीशन जनरेट होता है और सक्सेस होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। दूसरा है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे साइंस ग्रेजुएट ऐसे हैं, वो इनोवेटर तो हैं, सोचते बहुत हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, बट रिस्क बियरिंग कैपेसिटी में बेचारे बन के रह जाते हैं। बहुत मामूली से बन के रह जाते हैं। यहाँ पे आपका मेंटली टफनेस कि यस मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। और मेरा मानना है जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा ही आपके पास एसेट बनाने का चांस होता है, उतना बड़ा पैसा बनाने का चांस होता है। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एक एंटरप्रेनर की बेसिक स्किल में आता है। ये इनहेरिटेंस क्वालिटी है। जितने भी आप लोग देखेंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बिजनेस के स्टार्टिंग के दौर में बहुत बड़ा रिस्क लेके काम किया है। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकर। देखिए, टाइम से लिया हुआ डिसीजन ही आपके काम आएगा। हो सकता है आपका डिसीजन अच्छा था पर आपने टाइम पे लिया ही नहीं, तो उस डिसीजन का कोई फायदा नहीं है। टाइम जाने के बाद लिया हुआ डिसीजन कभी भी काम नहीं आता। यही तो होगा ना कि डिसीजन आपका फेलियर हो जाए, बट टाइम पे लिया गया ही डिसीजन आपका हमेशा काम आता है। तो डिसीजन आपको ऑन द स्पॉट लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, बट डिले डिसीजन कभी भी आपके काम आने वाला नहीं होना चाहिए। तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यस आई कैन टेक अ डिसीजन, आई कैन मेक ए डिसीजन। मैं ऐसा डिसीजन लूंगा जो सभी लोगों की भलाई का होगा। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। आपको अपने रिसोर्स क्रिएट करने आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मेरे को ये एम्प्लॉय चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। आपको ये होना चाहिए मुझे एडवर्टाइज करनी है तो किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, डिजिटल पे करनी है, टीवी पे करनी है, किस चीज पे, इसका बजट क्या लगेगा। उनको मैनेज करने का आप में मजा आना चाहिए। और अकेले आप नहीं होंगे, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो इन चीजों को मेरा मानना है कि अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। साथ में आपका एज ए टीम वर्क जब काम होता है। मैनेजिंग एंड लीडरशिप स्किल। देखिए ओनरशिप, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन क्या क्या मतलब है। ओनरशिप मिलना, किसी कंपनी का मालिक होना। फिर मेरा मानना है मालिक से ज्यादा यदि आप लीडर हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, आपकी जर्नी में। मैनेजिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि ओनरशिप से बढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप को मैं बोलना चाहूं तो वो लीडरशिप है। जब तक आप लीडर नहीं है, जब तक आप में मादा नहीं है लड़ने का, जब तक योद्धा वाला, चैंपियन वाला आपके अंदर माइंड नहीं है, तो 100% कहीं ना कहीं फिर से आपका ब्रेन आपको नेगेटिव फीडिंग देगा। आप में दिमाग में नेगेटिव थॉट्स प्रेशर करेंगे और आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो लीडरशिप स्किल्स आप में होनी चाहिए। डोंट बी ए बॉस, बी ए लीडर। कुछ लोग होते हैं मैं बॉस बन जाऊंगा, आज कंपनी खोला, मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगा, सब मेरे नीचे काम करेंगे। नो, ऐसा नहीं। मेक ए टीम, उसमें लीडरशिप, और हमेशा इनिशिएटर बने कि यस पहले ये मैं करके दिखाता हूं, देन आपको ये फॉलो करना है। यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपकी टीम डुप्लीकेट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब बॉस बनेंगे तो कोई डुप्लीकेट नहीं करेगा। ओनली लोग आपको फॉलो करेंगे जब आपकी आंखों के नीचे हैं। ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि आप एक लीडर की तरह पेश आए, एक टीम लीडर बन के काम पेश आए। कभी भी बॉस होता है एम्प्लॉय, मालिक होता है हमेशा लीडर की तरह पेश आए। और लीडर बनेंगे तो
आपकी टीम नीडर रहेगी, नीडर यानी कि फियरलेस काम करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनोवेटिव आइडिया आपकी फर्म के लिए, आपके आपके आपकी कंपनी के लिए काम आएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप बॉस वाली फीलिंग लेंगे तो आपकी कंपनी में आपके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होंगे और वो प्रेशर में काम करेंगे, कभी भी इनोवेटिव काम नहीं कर सकते। और इनोवेटिव काम नहीं करेंगे तो 100% आपकी जो ग्रोथ की चांसेस है, जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है, वो हमेशा कम रहेगी। मोटिवेटर होना चाहिए कि किसी भी पड़ाव पे कोई मुश्किलात आए, आपके सफर में कोई दिक्कतें आई, हर्डल्स आए, कभी सेल कम हो गया, कभी आपका प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ गया, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो आपको हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना चाहिए, उनको विजन दिखाना चाहिए कि हम अगले साल यहाँ हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का यदि आप में आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं तो उनकी पोटेंशियल को अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी देखा, कॉर्पोरेट ट्रेनर आते हैं, गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग करवाती है, बहुत सारे आप कॉर्पोरेट में, आप प्राइवेट कंपनियों के लिए लोग मोटिवेशन ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉय को दिलाते हैं। रीजन क्या है कि उनका जो ब्रेन का बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करवा के अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने परफॉर्मेंस को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना। और मोटिवेटर ही हमेशा, मेरा मानना है, वो कुछ भी करवा सकता अपनी टीम से। तो ऑलवेज बी ए मोटिवेटर। रिलेशन बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप का कोई भी चीज आप बात करें, बिजनेस हमेशा रिलेशनशिप का है। वो रिलेशनशिप हो सकता है प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच का, वो रिलेशनशिप हो सकता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच का, वो रिलेशनशिप हो सकता है आपकी मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच का। तो रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक आप बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं, लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे, मार्केट में जाके पोलाइट नहीं रहेंगे, तो हमेशा आपको आपके जो ग्रोथ के चांस हैं वो हमेशा आपको उसमें बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। और रिलेशन, आप अच्छे रिलेशन बिल्डर हैं, अच्छे पोलाइट हैं, काइंडनेस हैं और आप सच्चे इंसान हैं, तो भगवान आपको अच्छा रास्ता दिखाता है और आपको एक अच्छी, मेरा मानना है कि क्योंकि मेरा मानना है खुदा और भगवान के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। जब आपके रिलेशन में सच्चाई है तो 100% आपको वो भी रास्ता दिखाने का काम करता है। टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बिना टेक्निकल नॉलेज के कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके जो फेलियर होने के चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज मोटिवेशन के साथ, टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ओवर मोटिवेट हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो वो भी एक किलिंग फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में। आप मोटिवेटर तो हैं, एक अच्छे रिलेशन बिल्डर तो हैं, बट टेक्निकल नॉलेज आपको लेनी चाहिए। हो सकता है आप कल को कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वैसे ही बिजनेस में आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नौकरी करके देख लीजिए फॉर एक्सपीरियंस। नौकरी से उससे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है बिना पैसे भी कोई चीज काम किया जा सकता है, तो वो आपका क्या है, वो आपका जिद है, वो आपका लाइफस्टाइल है। मेरा हमेशा मानना है किसी चीज को लाइफस्टाइल बनाओ। यदि पैसा भी ना आए तब भी मैं कर सकता हूं, तो ऐसा काम जब स्टार्ट करो तो ये करके स्टार्ट किया करो। यदि नहीं भी आएगा तो तभी भी मैं ये काम करूंगा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा मंत्र है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में उस चीज को ढालना चाहिए, हमें अपना जीवन शैली उसको बना लेना चाहिए जो हम करने वाले हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट कस्टमर आपको पता होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं या जो सर्विसेज में लॉन्च करने वाला हूं, जो मैं ये आइडिया या कोई भी चीज में लॉन्च करने वाला हूं, क्या इस चीज की रियल में रिक्वायरमेंट है, लोगों को रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये जस्टिफिकेशन आपको मार्केट के एनालिसिस से पता लगेगा। जब तक आप नॉन रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को बेचेंगे, उनकी मार्केट नहीं बनेगी और आप अनसक्सेसफुल का यानी कि फेलियर का फिर से आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि मार्केट साइज, कि मेरे एरिया में इसकी इतनी मार्केट है, इतनी शॉप है, इतनी जगह ये प्रोडक्ट मिलता है, उसको आराम से स्टडी करके कंक्लूजन निकालें कि इसका मार्केट साइज क्या है, इसमें मैं कितनी ग्रोथ ले सकता हूँ और उसमें करंट मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। लुक्स और पैकेजिंग हमेशा याद रखना। जिंदगी में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसका लुक जो है वो हमेशा फर्स्ट सेल निकालता है। देखिए, प्रोडक्ट की ना तो कोई जुबान होती है, ना उसके पैर होते हैं, ना तो कस्टमर तक चल के जाएगा। कस्टमर तक ले जाने के लिए आपको मार्केटिंग, सेल्स वाली टीम के साथ, एडवर्टाइज के साथ, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जो आपके कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट की आवाज बन के पहुंचे। दूसरा है कि आपका जो प्रोडक्ट देखते ही आदमी ये बोले यस आई कैन बाय इट, मैं इसको खरीद सकता हूं। या एक दूसरा होता है बिल्कुल
आपकी पैकिंग बहुत खराब है, अच्छी पैकिंग नहीं दिखती, तो आदमी बोलेगा नहीं, सुन लेगा, सुनने के बाद भी डिनाई करेगा कि यस नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे पास तो ये ऑलरेडी, यानी कि तरह तरह के बहाने करेगा, यानी कि सेल में हर्डल आएगा। हमेशा पैकेजिंग जो होती है वो आपकी पहली सेल निकालने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आप कितना भी उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, कितना भी उसके बारे में हेल्थ बेनिफिट बताइए, उसके कमर्शियल वैल्यू बताइए, उसके बेनिफिट कुछ भी बताइए, उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे से भी एक्सप्लेन कीजिए, जब तक लुक नहीं है तब तक उसकी पहली सेल निकालना बहुत हार्ड है। तो लुक पे हमेशा काम करना चाहिए। ये बहुत रिसर्च का विषय है। जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उसके अंदर क्या चीज है, कस्टमर पहले ये देखता है, उसके बाहर वो कैसा दिखता है। यदि उसके दिमाग में आ जाता है यस दिस इज द प्रोडक्ट, आई कैन बाय इट, वो लुक के बाद पूछता है कि इसका प्राइस कितना है। अब प्राइस यदि करंट मार्केट से कम है तो 100% सेल में होगा। यदि प्राइस आपका ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फिर से सवालात आएंगे। तो आपको हमेशा प्राइस पे भी सोचना चाहिए, प्रोडक्ट कितने का मिलता है करंट मार्केट में, मैं कितने का डिलीवर करना, और मुझे कौन सा स्वीट स्पॉट है जहां पे ये मुझे लॉन्च करना, किस टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसी लॉबी में उसकी मार्केटिंग भी आपको करनी चाहिए। समटाइम क्या होता है, प्रोडक्ट सस्ता होता है, हम क्या करते हैं, प्रीमियम मार्केट में उसके ऐड कर देते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे क्या है, मर्सिडीज देखें या BMW देखें, आपको टीवी पे ऐड ज्यादा नहीं दिखने को मिलती, क्योंकि टीवी देखने वाली जितनी भी जनसंख्या है, मैक्सिमम जो टीवी पे ज्यादा रहते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली रहती है। उनके लिए मारुति टीवी का माध्यम देती है, उनके लिए टाटा टीवी का माध्यम बनती है, यानी कि यही हुंडई, इन्हीं कंपनियों के आप ऐड देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है और उस कौन सी ऑडियंस में कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, तब जाके आपकी सेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। टेस्ट एंड फ्लेवर एंड क्वालिटी, ये आते हैं रीपरचेज। आपका कोई प्रोडक्ट आप किसी ने खरीदा, अच्छा दिखने में था, प्राइस अच्छा था और मार्केटिंग अच्छे से की, आपने उसको पहुंचाने का काम किया, उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, उस सर्विस को यूज करने के बाद, तो 100% आपकी जीत वहां पे होती है। क्योंकि एक बार बेचना इट इज नॉट ए बिग डील। एक बार बेचने से एक बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, बट बार बार बेचना है कोई प्रोडक्ट, बार बार उसकी मार्केट क्रिएट करनी है, तो आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, टेस्ट एंड फ्लेवर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि हम टेस्ट में मार खाते हैं इंडियंस। आयुर्वेदा को भी हम आगे तक नहीं ले जा पाए, इसके एक ही रीजन रहा है कि हमने उसमें टेस्ट बिल्ड नहीं किया, जिससे लोग आज भी उसको कड़वा समझते हैं, उसको आज भी गंदा फ्लेवर समझते हैं, इसलिए लोग उसको यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम आती है। सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन चाहिए आपको। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, अगर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है आपकी, उसी पे वो लाइसेंस मिलता है। FSSAI है, या मैं बात करूं GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, या आप बात करें आयुष का सर्टिफिकेशन है, या जो भी आपके प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए, जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए, वो आपकी किसको मिलते हैं, या तो लेबोरेटरी को मिलेगा या आपके प्लांट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलेगा। बट सेल्स एंड मार्केटिंग के आपको कंपनी में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो ISO भी हो सकता है, वो सेल एंड मर्चेंटाइज FSSAI का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। ये आपके 1 या 2 दिन के प्रोसेस होते हैं। कोई भी जानकार लोग इसको रिक्रूट करके इन चीजों को आपकी करवा के दे सकता है। ये कोई बड़ा वो नहीं है। आपको सारी चीजें आपको नहीं करनी होती, आपको सर्विसेज थर्ड पार्टी भी लेनी होती है मार्केट से। कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन, आप यदि चाहते हैं कि मैं इस एसोसिएशन का हिस्सा बनूं या उसका हिस्सा बनूं, जैसे हमारे यहाँ डेयरी साइंस एसोसिएशन है कि हम स्टूडेंट भी बनते थे और हमारे कॉलेजेस भी, या लेक्चरर भी, प्रोफेसर भी, साइंटिस्ट भी उसका हिस्सा बनते थे। ऐसे ही कॉर्पोरेट में भी आप इससे PhD चैम्बर का बन सकते हो, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बन सकते हो। ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आराम से एंटर ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, वो और ज्यादा ट्रस्टफुल लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीक्रेसी और आइडेंटिफिकेशन अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। जैसे आपको लगे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है और मैं इसमें पायोनियर रहूंगा, इसमें यूनिक हूं, तो आपको प्रोडक्ट की USP हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। उसकी क्वालिटी के साथ साथ सीक्रेसी, उसके बनाने का प्रोसेस क्या है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपके पास इनोवेटिव माइंड है, उस इनोवेशन को आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आज तक कोका कोला का फॉर्मूला किसी को शेयर नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, आज तक वो मैच नहीं, कोई भी मैच भी नहीं कर पाया है।
तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट यूएसपी को की सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए यदि आपके पास यूनिक है। उसको कैसे, ट्रेडमार्क से आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट के लोगों को, इनको क्या वैसा ही नाम से आप फेमस हो गए तो कोई भी उसको, यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कोई भी उसको यूटिलाइज कर लेगा और कोई आपसे पहले फाइल कर लेगा, तो आपका बना बनाया काम, आपकी बनी बनाई मार्केट को ग्रैब किया जा सकता है। ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट आपको ट्रेड नेम भी और लोगो भी दोनों रजिस्टर्ड करवाने चाहिए यदि आप उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उस एसेट को, उसको आप एसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लक्स, लक्स कोई साबुन ही थोड़ा ना है, लक्स एक ट्रेड नेम है, उसका एक ट्रेडमार्क है, उसकी एक वैल्यू है। आज लक्स को कोई बेचना चाहे तो लक्स अपने आप में बहुत कई हजार करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, नाम ही है, साबुन नहीं है, नाम ही अपने आप में प्रॉपर्टी है। जब आपकी नाम ही एक ब्रांड बन जाता है तो नाम की ही बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो एक अच्छा सा ट्रेड नेम, अच्छा सा उसको सक्सेसफुल मॉडल जनरेट करते हैं, उसका ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, उस ब्रांड को बेच देते हैं, उसकी इक्विटी बेच देते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा के दूसरे बिजनेस में लगा के उसको भी सक्सेसफुल बना देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेटेंट। यदि आपका प्रोसेस यूनिक है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं, या आप उसको आने वाले किसी भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, आने वाली जनरेशन को देने के लिए उसको एक तरीके से सिक्योर कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई थिंक बीटेक में मुझे नहीं मालूम सिलेबस है या नहीं, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है जो आपने क्रिएट किया है उसको हम कैसे अपना ही बना के रख सकते हैं कि उसको कोई यूटिलाइज ना कर पाए। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम तो किसी का भी नाम हो सकता है, बट जो हल्दीराम का ट्रेडमार्क है और जो उनकी यूएसपी है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए वो नमकीन में आज आप देख रहे हैं बहुत अच्छा एक ब्रांड है। आप मैकडोनाल्ड का देख लीजिए, मैकडी का साइन है, मैकडोनाल्ड तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, पर उन्होंने अपना ट्रेड नेम और अपना लोगो रजिस्टर्ड करवा रखा, जिससे कि कोई भी आदमी उनको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइज ना कर पाए, उनकी ब्रांड वैल्यू को यूटिलाइज ना कर पाए। पैकेजिंग और लेबलिंग में बात करूं तो एक होता है पैकेजिंग में ब्रांडिंग, दूसरा होता है लीगल मैटर। दो तरीके, पैकेजिंग दो हिस्सों में बटी है, एक तो ब्रांडिंग पार्ट, दूसरा है लीगल पार्ट। ब्रांडिंग पार्ट होता है कलर सिलेक्शन। आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप यदि वोमेन का प्रोडक्ट है तो वोमेन्स के फेवरेट कलर क्या है, कैसे कैसे इसको हम ऐसा कलर दे सकते हैं जिससे अट्रैक्ट लगे। किस एज ग्रुप का ये प्रोडक्ट है तो उस एज के ग्रुप के फेवरेट कलर क्या होते हैं, कैसा कलर कॉम्बिनेशन देंगे। कलर सिलेक्शन में ये भी देखना चाहिए आपका प्रिंटर जो है क्या ऐसे ही कलर निकाल पाएगा, क्या आप कॉस्ट तो नहीं बढ़ा रहे हैं प्रिंटिंग की, क्योंकि ज्यादा कलर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ती है, तो आपको कॉस्ट कटिंग भी करनी है और एक शानदार पैकिंग भी देनी है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक R&D का विषय बनता है। प्रोडक्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका लोगो, उसके फीचर्स आपकी पैकिंग पे दिखना चाहिए, जो लिखा है वो लोगों को अट्रैक्ट होना चाहिए, साफ सुथरा क्लियर भाषा में लिखा होना चाहिए, इसके ये फीचर्स हैं, ये ऐसा दिखता है। आपकी ब्रांडिंग से पता लगना चाहिए प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है। लीगल में आता है मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस। मेट्रोलॉजिकल का मतलब है कि नेट कंटेंट कितना है। नेट कंटेंट लिखा है तो आपने उसके पीछे आप कैप्सूल, जैसे 30 कैप्सूल है तो नेट कंटेंट आ गया। कोई लिक्विड है तो नेट वॉल्यूम आता है, नेट वॉल्यूम में इतना 100 ml समथिंग 100 ml है, या नेट वेट आएगा तो ग्राम, यानी कि ये चीजें क्लियर से लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये भी बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए और इसमें बहुत बड़ा वायलेशन है। ये छोटी मोटी हम देखते नहीं है, बट ये बहुत बड़ा वायलेशन है, आप पे बहुत बड़ा फाइन हो सकता है जब आप मार्केट में इसको कमर्शलाइज करेंगे। एमआरपी, रुपीज का साइन, या एमआरपी और रुपीज के बीच में कितना गैप होता है, ये मेट्रोलॉजिकल का विषय है। और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सेम सेगमेंट जो है और अच्छी ब्रांड जो है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और उसी सेगमेंट का कोई दूसरी अच्छी ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट लीजिए, उनका देखिए कैसे फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, वैसा ही फॉर्मेट अपने डिजाइनर को बोले बना के दे, तो आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं बिना किसी के गाइडेंस लिए बिना। और यानी कि जो एमआरपी, नेट वॉल्यूम, नेट कंटेंट, आपका कितना ग्राम का है और आप का कितना एमआरपी, एक्सपायरी क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है, और वार्निंग्स चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, मतलब जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी डोज और ये सारी चीजें, कंपोजिशन जो है वो क्लियर लिखा होना चाहिए। यहाँ पे लीगल मैटर आता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को कैसे भी रिप्रेजेंट करें, पैकिंग को कैसे भी रिप्रेजेंट करें, ये यहाँ पे कोई ऐसी गाइडलाइंस इंडिया में हेल्थ प्रोडक्ट पे बेसिकली है नहीं।
हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें कैसे कैसे आप प्रॉफिट काउंट करोगे और कैसे क्या 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 उसमें फैक्टर रोल प्ले करते हैं। देखिए हमेशा जिंदगी में याद रखना एक फॉर्मूला है, हमेशा परसेंटेज पे काम करना। कभी भी ये मत करना कि ये प्रोडक्ट मेरे 10 रुपए का है, मुझे 2 रुपए बच रहे, नो, उसको कैलकुलेट करें मुझे 20% बच रहा है। जो परसेंटेज में काम करता है उसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा होते हैं। हमेशा कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बेनिफिट कितना हो रहा है, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। डोंट फोकस ऑन हाउ मच, जस्ट फोकस ऑन परसेंटेज। कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट की इसकी लागत, कीमत, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज। ये यहाँ से सबसे पहला सक्सेस की, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सक्सेस यहाँ से स्टार्ट होगी कि आप कैलकुलेट परसेंटेज में करें या हाउ मच में करें, कितना पैसा, कितना मुझे बचेगा, नो, कितना परसेंटेज मुझे बचेगा, कितना परसेंट किस किस पार्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है। जैसे एमआरपी होता है, कोई भी प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, यदि मैं आपको दिखाना चाहूं, अब ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका एक एमआरपी है, यानी कि इसका एमआरपी है 875 रुपए, राइट, 875 रुपए एमआरपी है। इसमें क्या है, एमआरपी में दो चीजें छुपी हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट, इसकी लागत, और प्रॉफिट्स, दो चीजों से एमआरपी बना होता है। अब फिक्स कॉस्ट में आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसके ये मैन्युफैक्चर कितने रुपए में हुआ, इसमें अंदर जो कैप्सूल है वो कितने रुपए में बने हैं, ये इसकी पैकिंग पे खर्चा कितना है, इस डिब्बी को डिब्बी पे कितना खर्चा है, तो ये एक फिक्स कॉस्ट हो गई। उसके बाद आता है गवर्नमेंट की टैक्सेस। इस एमआरपी में टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं कि 18% पे, जैसे ये फूड सप्लीमेंट 18% टैक्सेस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई भी आप बात करें, किसी भी मार्केट में बात करें, जो भी पैकिंग मटेरियल में आते हैं तो उसका 20 से 30% के आसपास वेरी कर सकता है। हो सकता है पेरिसेबल फूड का, मिल्क का और इनका सब्जियों का, इनका जो लाइव स्टॉक का, इनका ज्यादा होता हो, बट सप्लीमेंटेशन की बात करूं या ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करूं जो मैं डील कर रहा हूं, इनमें 20 से 25% की कॉस्ट आता है। 18% टैक्सेस। और ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट 5 से 7% होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज के इसको डिलीवर करने में काम कर रहे हैं, आप कस्टमर केयर है या आपका फाइनेंस जिनकी तनख्वाह जाती है, 5 से 7% वो ऐड करके चलें। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हमेशा आप रखें, आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट 3 से मैक्सिमम 5% और मिनिमम 2%, इसके उसमें ही आपकी खत्म होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट लग रही तो इसका मतलब है कि आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप उसको अच्छे से सोल्व नहीं करना चाहते या उसको एक समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि आप किसी को एजेंसी दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, उसको भी तो उस प्रोडक्ट पे कुछ बेचने के लिए बचना चाहिए। वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना देना चाहते हैं और करंट मार्केट कितना दे रही है। आप कैसा लुभावना ऑफर देके 1-2% बढ़ा के उस आदमी को बेहतर तरीके से आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मिसलिनियस, ये आपको पता नहीं होते, ये खर्चे बहुत डेंजरस होते हैं। मिसलिनियस का मतलब है एक्सपायरी डेट, आपका रास्ते में ट्रांसपोर्टिंग में फट जाना, वो बियर करना, या मैं बात करूं कोई भी किसी टाइम पे भी कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, मार्केट में आ गई, तो मिसलेनियस कॉस्ट, ये आपको हमेशा 2 से 3% लेके चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के कॉस्ट पड़ता है कम से कम 75 से 70 से 80%, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है 20% के आसपास होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो 20% यदि कोई कमा रहा है किसी भी बिजनेस से, ये मान के चले वो बहुत बेहतरीन, बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूं, यदि आपकी सेल बहुत ज्यादा है तो आपका 10% भी बहुत है, और आपकी सेल कम है 20% भी कम है। तो हमेशा फोकस होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि सेल के वॉल्यूम को जनरेट करने पे फोकस होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मुझे 20% बचाना है। जितना भी बड़ा वॉल्यूम होगा, आज हम 8 से 10% बचा रहे हैं, बट 25 करोड़ का टर्नओवर है, तो आज बात की जाए तो हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं। यदि मैं आज सेल ही 2 करोड़ की करता और मेरा 20 से 25% प्रॉफिट होता, तो आप देख लीजिए मैं कहाँ होता। तो कहने का मतलब है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ सेल है, प्रॉफिट है, वो डिपेंड करेगा आपका नेट वॉल्यूम ऑफ सेल क्या जनरेट हो रहा है। और वो नेट वॉल्यूम ऑफ सेल डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आपकी सर्विसेज पे, आपके इनोवेटिव आइडिया पे, आपकी मार्केटिंग स्टाइल पे, इन चीजों पे आपकी डिपेंड करती है। तो हमेशा काउंट करके करके चले, 8 से 10% से नीचे वाला बिजनेस कभी ना करें। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो 8 से 10% मिनिमम से मिनिमम आपको इतना बचना चाहिए किसी भी बिजनेस में, सारे एक्सपेंसेस लगाने के बाद। आपको आपका एमआरपी 100 रुपए है, तो उसमें आपकी लागत मैक्सिमम
आपकी 80 तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस आपको पता नहीं 4 से 5% कभी भी खा जाता है। और जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, आपके खर्चे फिक्स कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट होगी। आईटी सेक्टर में आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रखने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में आपको 20 से 25% का प्रॉफिट लेके चलना चाहिए। और यदि आपकी नेट नोट सेल बढ़ती है तो आपका बेसिक से परसेंटेज कम आपका प्रॉफिट रहे, पर ज्यादा सेल की वजह से वो नंबर में यदि देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बचेगा। दो ही थ्योरी काम करते हैं कंपटीशन जनरेट करने के लिए, मार्केट में सेल जनरेट करने। दो थ्योरी है, लो कॉस्ट थ्योरी और दूसरी थ्योरी है डिस्टिंक्टिवनेस और यूनिकनेस थ्योरी। इनको एक बार मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो कॉस्ट थ्योरी का मतलब है कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट देना है और कम पैसे में देना, जैसे जियो ने दिया। मारुति क्यों ज्यादा बिकती है? क्योंकि सर्विसेज बेस्ट है और साथ में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत रीजनेबल है, सबसे रीजनेबल मारुति देता है। और उनके जो ब्रांडिंग है प्रोडक्ट्स की, आप लुक देखें, उनकी सर्विसेज देखें, उनका प्रोडक्ट देखें, बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए मर्सिडीज की बजाय या आप बात करें हुंडई की बजाय मारुति ज्यादा बिकती है। वीवो फोन क्यों बहुत ज्यादा बिका? रीजन क्या था? लो कॉस्ट, यानी कि बहुत अच्छा एंड्रॉइड फंक्शन में, बहुत अच्छी स्क्रीन में, बहुत अच्छे उसके फीचर्स कैमरा में, लो कॉस्ट सेगमेंट में दिया तो लोगों ने इसको अपनाया और उसको खरीद लिया। तो लो कॉस्ट थ्योरी इंडिया जैसी कंट्री में, जहां प्राइस कॉन्शियस कंट्री है, देखिए 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ प्लस कस्टमर हैं, बट यहां देखेंगे तो जनता की जो लोग हैं उनकी जो बाइंग कैपेसिटी वो बहुत छोटा है, बजट बहुत छोटा है। इसलिए आप देखेंगे 5 रुपए का यहाँ पे फेयर एंड लवली भी मिलता है, 5 रुपए का कोलगेट भी मिलता है, पेप्सोडेंट भी मिलता है, लाइफ बॉय भी मिलता है। सो मेनी आर्टिकल बहुत छोटी पैकेजिंग में मिलते हैं, बिकॉज हमारे बजट छोटे हैं, इसलिए छोटी पैकेजिंग। यहाँ पे 2 रुपए का शैम्पू, 3 रुपए का शैम्पू, 5 रुपए का शैम्पू, ये सारी चीजें इंडिया में ही मिलती हैं, आसपास की कंट्री में मिलती, बाहर नहीं मिलती हैं। रीजन क्या है? बजट छोटा होने के कारण कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम इंडस्ट्री ने समझा, और लो कॉस्ट थ्योरी इंडिया में सबसे बड़ी थ्योरी है। वो जियो ने भी अपनाया, मारुति ने भी अपनाया, वीवो ने भी अपनाया, और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। उसी पे ही हम बात करें, एमएमटी, आज जो आप होटल बुक करते हैं, गोवा IBBO से करेंगे, ऐसे करेंगे तो सब चेक करके देखते हैं। या आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आज वो पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके सेम फ्यूचर के सबसे कम कहाँ मिल रहा है लोग लेते हैं। यानी कि लो कॉस्ट थ्योरी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिव थ्योरी होती है बिजनेस को अपना स्टार्ट करने के लिए और उसको अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए। दूसरी थ्योरी है यूनिकनेस थ्योरी, यानी कि यहाँ पे सर्विसेज या प्रोडक्ट बहुत यूनिक होता है जो किसी के पास नहीं। लाइक मर्सिडीज का भी आपको ग्राहक मिलेगा इंडिया में, बट मारुति के नेट सेल चांस कहाँ है? मारुति के पास है बट मर्सिडीज का है। रीजन क्या है? ऐसा सेगमेंट है कि इसका कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, इसकी जैसी प्रोडक्ट नहीं है, इसके जैसी सर्विसेज नहीं है। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, यानी कि कोई भी इसकी कॉपी के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ कॉस्ट मैटर नहीं करती। आप एप्पल की बात कीजिए, यूनिक प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए वहां पे कॉस्ट मैटर नहीं करता। ब्लैकबेरी ने भी ऐसे ही किया। बट यदि मैं बात करूं हमने क्या किया है, जो ओके लाइफ केयर, हमने बिजनेस को कैसे किया? हमने सैमसंग वाली थ्योरी को अपनाया। इंडिया में 2 तरीके की थ्योरी है, दोनों टाइप के लोग हैं, पर 90% लोग हैं लो कॉस्ट थ्योरी वाले, 10% लोग हैं जो प्राइस की मैटर ही नहीं करते, प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिक होनी चाहिए। तो सैमसंग ने क्या क्या किया कि 10,000 की रेंज के भी फोन उतारे, 5,000 की रेंज के भी, 20,000 की रेंज के भी, और एक नोट सीरीज और एस सीरीज आप देखेंगे 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक के फोन भी उतारे। यानी कि दोनों मार्केट को ग्रैब किया, लो कॉस्ट थ्योरी पे भी काम किया और यूनिकनेस थ्योरी पे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग क्या है उस पे भी काम किया। तो ओके लाइफ केयर हमने भी क्या है काम किया कि सेम प्रोडक्ट हमने प्रीमियम में भी उतारा, उसको बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर पैकेजिंग के साथ डिलीवर किया, और एक प्रोडक्ट हमने पतंजलि की रेंज में भी उतारा, डाबर की रेंज में भी उतारा, हिमालय की, यानी कि नीचे की मार्केट को भी पकड़ा हमने, ऊपर वाली मार्केट को भी पकड़ा। इसलिए आज यदि हम बात करें तो आज कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का गूगल पे नाम डालेंगे तो ओके लाइफ केयर निकल के आता है। 4 साल में हमने जो किया, अभी तक इंडिया में जितनी कंपनियां चल रही थी 4 साल के इतिहास में किसी के पास ऐसा स्ट्रेटजी या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हमारी कंपनी से मुझे प्राउड होता है कि 150 प्लस लोग हैं, 150 प्लस लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर ज्यादा कमीशन कमाते हैं, और 100 लोग को मैंने मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हैं। मैं बात करूं तो आज 40 लाख का इंसेंटिव कमाने वाला भी मेरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर है। आज बात करूं तो
25-25 साल के लड़की 22-22 लाख का पे आउट मेरी कंपनी से ले पा रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें लोगों की नब्ज को समझा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी को समझा, रिक्वायरमेंट को समझा, कंपटीशन को समझा, हमारे अपोनेंट क्या कर रहे हैं, इन सारों को समझ के हमने दोनों थ्योरी पे काम किया। क्योंकि हमारी डायरेक्ट सेलिंग जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं वो ओनली यूनिकनेस पे काम कर रही थी, डिस्टिंक्टिव थ्योरी पे काम कर रही थी, हाई प्राइस पे काम कर रही थी, इससे कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी कम थी। हमने दोनों थ्योरी पे किया, इसलिए ट्रेडिशनल ग्राहक भी हमारे साथ आया और प्रीमियम ग्राहक भी हमारे साथ आया। तो आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ साथ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग में टॉप 10 कंपनियों में से एक है बाय टर्नओवर। ये 4 साल में हुआ और ना मैं कोई बिजनेस कराने से था, ना कोई मैं सोने की चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, ना मेरा पार्टनर ऐसे पैदा हुआ, बट हमने लोगों की नब्ज को समझा, करंट मार्केट के सॉल्यूशन देने का काम किया। तो हमेशा याद रखना, आपका बिजनेस का सक्सेस होगा करंट मार्केट का सॉल्यूशन देने पे और लोगों की नब्ज को समझने पे। और जब हम इंडियन जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको हम आराम से समझते हैं, यदि उसको कमर्शलाइज कर दिया 100% सक्सेस होने के चांस आपके हो सकते हैं। अब बात आती है कमर्शलाइजेशन। मेरे दिमाग से या मैं जो सोचता हूँ एज ए बिजनेसमैन मुझे क्या करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स को, यदि मैं खुद चाहूं तो मुझे कैसे इनको मार्केटाइज या कमर्शलाइज करना चाहिए। सबसे पहला आता है फंक्शनल योगर्ट। अनु मैडम ने काम किया है योगर्ट पे, मुझे याद है, और बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। क्या हम योगर्ट को एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर, एज ए व्हीकल यूज करके क्या इसमें हम हर्ब्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स को एक तरीके से फोर्टिफाइड कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। लाइक आज डायबिटीज है, योगर्ट में हम कैसा ऐसी हर्ब्स को ब्लेंड कर सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए उनके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करे, पेनक्रियाटिक हेल्थ पे वो बेनिफिट करे, या हम बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंट को ब्रेक करे। योगर्ट में कैसी हम, जैसे एक रेटिकुलेटा आती है हर्ब्स, बट उसके साथ उसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक उसका रेगुलर रिपर्चेज नहीं आएगा, रेगुलर नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं है। वो एक तरीके का लोगों को कनेक्ट करने का है, पर डिस्कनेक्ट साथ में हो जा रहे हैं। तो टेस्ट और साथ में हर्बल इंग्रेडिएंट्स, हम अलग अलग टाइप के योगर्ट्स डेवलप कर सकते हैं। उसको मार्केटाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से छोटा सा एक बूथ लगा के, अलग अलग छोटे छोटे वो लगा के, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बना के आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा मशीनरी की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा मैडम अनु जी से कि वो इसका एक पूरा प्रेजेंटेशन बना के इस प्रोजेक्ट को यदि लें कि इस पे हाइपरटेंशन योगर्ट, यानी कि फंक्शनल योगर्ट हाइपरटेंशन वालों के लिए। आप बात करें लिवर फंक्शनिंग योगर्ट, क्योंकि डाइजेस्टिव में तो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है ही साथ में, हम इसको साथ में कर सकते हैं। क्या बोलते हैं अपना स्ट्रेस फ्री रहने वाली हर्ब्स क्या डाल सकते, जैसे अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट TSM आता है, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, न्यूट्रल होता है, वो आराम से इसमें प्लग इन किया जा सकता है, आराम से डाला जा सकता है। तो हमारा इनोवेटिव माइंड योगर्ट को हम कैसे फंक्शनल आज की सॉल्यूशन के लिए डेवलप कर सकते हैं, ये मेरे सीनियर कोलीग्स को भी मैं चाहूंगा कि वो इस चीज पे काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, मुझे ये समझ में आता है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है यदि इसको कमर्शियलाइज किया जाए, या किसी को भी आप आराम से टेक्नोलॉजी बेच सकते हो इसको डेवलप करके। बट टेस्ट हमेशा याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स और हर्बल घी और बटर, जैसे NDRI में एक अर्जुना घी था, मेरा मानना नॉट ओनली अर्जुना, क्या हम अश्वगंधा डाल सकते हैं घी में? क्या हम ऐसी कोई हर्ब्स डाल सकते हैं जो स्ट्रेस फ्री रखे? क्या हम जिंक्शन डाल सकते हैं? मतलब हमें बटर के माध्यम से या घी के माध्यम से हम कौन सी ऐसी हर्ब्स दे सकते हैं जिनका एक न्यूट्रा के साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल का भी वो रोल प्ले करे, एक फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट का आने वाला मार्केट बहुत बड़ा है। आज कोई नहीं चाहता कि इसका पूरी बॉडी को वो एक प्रोडक्ट ठीक करे, वो चाहता है उसको आईज में प्रॉब्लम है तो वो आईज के डॉक्टर के पास जा रहा है, वो किसी जनरल डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, स्किन वाला स्किन के पास, हेयर वाला हेयर के पास। सेम लाइक दैट प्रोडक्ट भी आने वाले टाइम में ऐसे ही कस्टमाइज होते जा रहे हैं कि हमें सेम एक पर्टिकुलर फंक्शन को लेके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो चीज हम डाल के उसको हम कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप अब जैसे डेयरी ग्रेजुएट है, आप घी को प्रिक्योरमेंट करें,
उसमें क्या हर्ब्स हम डाल के उसकी वैल्यू को कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं, कैसे लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रॉब्लम वाले, एलडीएल रेशो बहुत गड़बड़ाई हुई है, लिपिड्स प्रोफाइल आप देखें बहुत सारे लोगों का ठीक नहीं है। बात करें आज 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 लोग फिगर कॉन्शियस हैं, तो हम उसकी कैसे, उसको उनकी डिमांड के अनुसार उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यही तो कमर्शियल एंगल है। इसी में कमर्शियल एंगल छुपा हुआ है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो आज करंट की प्रॉब्लम है। वे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कुकीज, आज प्रोटीन डेफिशिएंसी आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। कुकीज में वे प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हैं, या कैजिनेट से कैसे हम बना सकते हैं, ड्रिंक्स कैसे बना सकते हैं, वो हॉट भी हो सकती है, बट जैसे आप देख पा रहे हैं कोगुलेशन होना प्रोटीन का 85 डिग्री के आसपास। तो जैसे हमने भी एक कॉफी डेवलप करने का काम किया है, उसके हम फाइनल ट्रायल तक पहुंचे हुए हैं। वो कॉफी होगी कि हम प्रोटीन कॉफी कैसे बना सकते हैं, उसका टेम्परेचर भी हम एक वो करने की आइसोलेट करके मास्क करके उसको कैसे हम डिस्पेसिबिलिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैक्स ना बने। आप भी एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कॉफी ड्रिंक्स, वे ड्रिंक्स को अलग अलग चीजों में वे प्रोटीन को हम डाल के कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्री मिक्स होना चाहिए, लिक्विड में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि लिक्विड के ट्रांसपोर्टिंग, लिक्विड को कमर्शलाइज करना और पैन ऑफ इंडिया कमर्शलाइज करना बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आपका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने का जो प्रॉब्लम है, या टेक्नोलॉजी को लेने का जो लोगों का वो है, वो कम होगा और उसकी वैल्यू भी कम होगी। यदि आप उसको प्री मिक्स में कन्वर्ट कर दे, पाउडर में कन्वर्ट कर दें, तो 100% उसकी मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है, उसकी उस टेक्नोलॉजी की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, उस ड्रिंक्स की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है कि अच्छे फ्लेवर में और अच्छी डिस्पेसिबिलिटी अच्छे फ्लेवर के साथ डेवलप किया जा सकता है, वे प्रोटीन के साथ भी। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीजों को इधर से उधर आज के अकॉर्डिंग उस कंपोजिशन को सेट करना है, उसकी स्टेबिलिटी को सेट करना है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट विल बी द किंग इन अपकमिंग हेल्थ प्रोडक्ट्स। जितने भी मेरे सीनियर कलीग हैं या जूनियर जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, प्रोबायोटिक्स का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, और आने वाला बिजनेस, आने वाले हेल्थ सप्लीमेंट प्रोबायोटिक बेस्ड बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये कैप्सूल में भी दिया जा सकता है, योगर्ट में भी जा रहा है, वे प्रोटीन में भी आपको इसको डाल के दे सकते हैं। आप इसको इसका इमल्सन बना के आप हो सकता है कि इसको स्टेबलाइज कर पाए बटर में, तो इसको अलग अलग तरीके से प्रोबायोटिक्स बेस भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को व्हीकल लेना है प्रोबायोटिक्स को डिलीवर करने के लिए, कॉफी में हर्बल्स चीजों को डिलीवर करने के लिए, घी बटर में हर्बल चीजों को डिलीवर करने के लिए, जो आज मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड में है। फंक्शनल पनीर भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पनीर के बाद उसको हम कैसे उसको मिक्सअप करके एक ऐसा बना सकते हैं कि लोग उसको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मसल बिल्ड करने के लिए, अपनी किसी भी फंक्शन को, हेल्थ प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ फंक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीमिक्स हर्बल मिल्क, देखिए आज जमाना है इम्यूनिटी का बहुत बड़ा, कोविड के कारण बहुत सारे लोगों ने काढ़ा वाड़ा बना के कवात ववात पीना स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम ऐसे प्रीमिक्स हर्बल मिल्क बनाएं। वॉल मिल्क पाउडर लिया, उसमें हमने हल्दी मिलाया, क्यूरक्यूमिन मिलाया, और साथ में एक अच्छा फ्लेवर भी डाला। उसमें साथ में हम दूसरी हर्ब्स भी डाल सकते हैं, उसमें हम अश्वगंधा डाल सकते हैं, उसमें हम जिंक्सन डाल सकते हैं, उसमें हम गिलोय भी डाल सकते हैं। बट उसकी स्टेबिलिटी आपने एक बार देखनी पड़ेगी। मास्क उसका जो कोई फ्लेवर आफ्टर टेस्ट है वो आपको मास्क करना पड़ेगा, उसको एक बेहतर फ्लेवर के साथ डेवलप किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। डेली 1 गिलास का प्रीमिक्स आप बनाए, 10 ग्राम 20 ग्राम का कितना बनता है, और उसमें कितना कितना क्या चीज आपने अल्ट्रेशन करके डाला है जो लोगों को एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट दे, उसको प्रीमिक्स रेडी टू सर्व मिले, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। दूसरा है प्रीमिक्स कॉफी में जो बोल चुका हूँ, डिफरेंट टाइप की हमने इजाद की है कॉफी, डायबिटिक कॉफी, डाइजेस्टिव कॉफी, लिवर के लिए कॉफी, ब्रेन के लिए कॉफी, स्किन के लिए कॉफी, वी आर गोइंग टू डेवलप एंड हम लॉन्च करने वाले हैं। जो हमने किया है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैनो कॉफी और केएसएम कॉफी है, और क्यूक्यूमिन कॉफी भी हम अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं। तो इनका एक क्या है, रेडी टू सर्व है, आप बनाने में आसान है, और लोग जो कैप्सूल नहीं खाना चाहते, टैबलेट नहीं खाना चाहते, जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उनके कंजप्शन में, उसको ब्रेक करके उसकी लाइफस्टाइल में हम ये प्रोडक्ट और वो पर्टिकुलर चीज हम डाल पा रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा बेहतरीन हमें फीडबैक भी मिल रहा है और अच्छी सेल भी निकल के आ रही है।
कमर्शलाइजेशन ऑफ A2 मिल्क और ऑर्गेनिक मिल्क, आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं A2 मिल्क की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसको भी आप स्टडी करें, इसको भी आप जैसे गिर गाय हैं, गिर है, थार पार्कर है, या जो भी वट जो भी गाय A2 मिल्क वाली हैं, उनका भी आप हर्ड्स बना के एक डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं और A2 मिल्क को आप एक अच्छे भाव में बेच सकते हैं। मार्केट में 60 रुपए लीटर बिकता है, पर A2 मिल्क में देख रहा हूँ दिल्ली जैसी जगह 100 रुपए 150 रुपए तक का बिक रहा है। और A2 के साथ ऑर्गेनिक यदि आपने वो मिला दिया, यानी कि आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मिल्क विद A2 मिल्क विद ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी, तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है। उस वो ये पर बिकेगा किससे, मैंने थ्योरी बताई थी, डिस्टिंक्टिवनेस यूनिक थ्योरी से बिकेगा, वो लो कॉस्ट प्राइस से नहीं बिकेगा। इसकी मार्केट प्रीमियम ग्राहक की होगी, जो व्यापारी हैं, जो एक अच्छे सर्विस करते हैं, जिनको पैसे मनी फ्रीडम वाले लोग हैं, उन ग्राहकों में आराम से प्रोडक्ट बिक सकता है, क्योंकि दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, देयर फ्यूचर, देयर बॉडी। तो हर एवरीबडी वांट टू बी फिट, कोई भी नहीं चाहता वो बीमार हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसके पास वो चीजें नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक मिल्क पीना चाहते हैं और A2 मिल्क पीना चाहते हैं, तो इसको भी कमर्शलाइज किया जा सकता है। कुछ नहीं, कांच की बोतल लेके आप एक अच्छी साइज की बोतल डिसाइड करें, 1 लीटर की बोतल उसके घर पे डेली डिलीवर करना स्टार्ट करें। हो सकता है 4-5 गाय लेके आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और मुझे लगता है कि इसमें जो पैसा बनाने का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है। और इसमें आपको बस ओनली एक हर्ड चाहिए, गाय चाहिए, और एक क्वालिटी आपको डिलीवर करना, यानी कि सर्विसेज आपको डिलीवर करना पड़ेगा। मिल्क फॉर द लैक्टोज इंटॉलरेंस, देखिए आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस भी बढ़ता जा रहा है। उनके लिए हम लैक्टोज फ्री वाला मिल्क, यानी कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके, या डायबिटिक पीपल के लिए मिल्क कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये भी सोचने का विषय है कि हम उसमें क्या मिलाएं जो डायबिटिक पीपल, लैक्टोज को तो कम करना ही पड़ेगा, और साथ में डायबिटीज वाले पर्सन के लिए उसमें क्या डेवलप करें, क्या चीजें डालें जो डायबिटिक पीपल भी कैल्शियम और प्रोटीन के लिए उसको यूटिलाइज कर पाए। ये भी एक कमर्शियल एंगल से सोचा जा सकता है। प्रीमिक्स लस्सी भी हो सकती है कि आपने घोला जीरा और उसमें आपका अच्छा ब्लैक साल्ट डाल के उसको प्रीमिक्स बना के आप घोलो और उसको चिल्ड करके पीना स्टार्ट करें। लिक्विड में नहीं रहना चाहिए, लिक्विड में प्रॉब्लम आएंगी, लिक्विड के डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। बटर मिल्क और प्रीमिक्स लस्सी को हम कैसे पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, प्रीमिक्स फॉर्म में दे सकते हैं विद गुड फ्लेवर, जैसे पुदीना आप यूज कर सकते हैं, धनिया आप यूज कर सकते हैं, जीरा आप यूज कर सकते हैं, अजवाइन आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं उनको कैसे बेहतरीन तरीके से इन चीजों में डाल के दे सकते हैं, वो भी एक अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अडल्ट्रेशन डिटेक्शन किट मैं बात कर रहा हूँ, NDRI इसको अच्छे से डेवलप कर रहा है, ये भी डेयरी ग्रेजुएट को मैं बताना चाहूंगा। ये भी एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। आराम से आप कोई भी टेक्नोलॉजी प्रिक्योर करके किसी भी उससे, NDRI से, निफ्टम से, CFTIR से, बहुत सारे टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल मीट होती है, उनमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कमर्शियल चीजें समझ में आएगी, टेक्नोलॉजी समझ में आएगी, ट्रेंड समझ में आएगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, या कहीं ट्रेड फेयर है, या कहीं फूड एक्सपो लगा है, ऐसी जगह पे जाना अपना रूटीन में डाल लीजिए जो अपने आप को इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से ये चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। और इस आपका भी कोई आइडिया हो सकता है नो कि यही नहीं, यहाँ तक ही मैं सोचूं, मुझे जो समझ में आया था, मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी रहती है, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ अनुराधा जी एंड मैडम वीना, ये हमारे सीनियर हैं, और उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि तन मन धन जैसा भी मेरा रोल रहेगा मैं हमेशा सदैव तैयार रहता हूं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने वो सराखों पे रख के उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरा ये आइडिया है, मेरा ये आइडिया इसलिए निकल के आ रहा है, मैं फील्ड पे रहता हूं, मैं कंज्यूमर के साथ रहता हूं, मैं मार्केट को समझने लगा हूं, तो यहाँ पे हम अच्छी मार्केट जनरेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस यदि मैं बात करूं, एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो पॉवर्टी को हम कम कर सकते हैं, जनरेटिंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और अपने देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। इकोनॉमी ग्रोथ में हम अपनी कंट्री की सहायता कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ले की कर सकते हैं, हम लोगों को रोजगार पैरों पे खड़ा होने के लायक बना सकते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, अपने स्किल से। मनी फ्रीडम है, देखिए जॉब में आपकी एक जिंदगी अच्छी गुजर जाती है, पर जो ड्रीम जिंदगी है, जो सपनों की जिंदगी है, उसको जीने के लिए आपको मनी फ्रीडम होनी चाहिए। आप एक बजट से ज्यादा आपके पास होना चाहिए,
क्योंकि मैं देखता हूँ मनी फ्रीडम आप जॉब में नहीं ले पाते हैं। कितनी भी अच्छी सैलरी हो, 1 लाख 2 लाख के आसपास, आने वाले टाइम में इकोनॉमी की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है, पैसे की जो कीमत का घटना है, महंगाई का बढ़ना, वो कहीं ना कहीं हमारी तनख्वाह को, हमारी इनकम को, छोटा पे आउट को छोटा कर देती है। तो हमें मनी फ्रीडम चाहिए, तो खुद का स्टार्टअप लें। हो सकता है 1 साल 2 साल आप स्ट्रगलिंग के रहें, बट आफ्टर दैट आपके पास वो फ्रीडम होगी कि आप आराम से अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब होता है जॉब में, चलो मनी भी है आपके पास, पर टाइम फ्रीडम कहाँ से लाओगे? आपको फिर टाइम की पाबंदियां हैं। टाइम फ्रीडम यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम, आप ट्रिप पे, आप कहीं पे भी कैसे भी जा सकते हो, यानी कि टाइम और प्लेस फ्रीडम, ये बिजनेस में ही है। टाइम और प्लेस, मनी फ्रीडम कहीं से भी आ जाएगी। हो सकता है कि आपके फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मनी फ्रीडम है, बट टाइम और फ्रीडम, प्लेस फ्रीडम, ये आपके बिजनेस से आएंगी। ये बहुत तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ, ये गौर से सुनिए। टाइम फ्रीडम और प्लेस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है। जिंदगी अच्छे से जीना है तो ये 2 चीजें जरूरी है, टाइम होना चाहिए और प्लेस होना चाहिए। मनी हो सकता है बट ये नहीं है, तो आप मनी भी यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमने जो एज ए ओके लाइफ केयर कंपनी जो स्टार्ट किया, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एमएलएम में किया, और मुझे लगता है आने वाले 2025 तक इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में यदि कोई उभरने वाली है तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग उभरने वाली है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग, जैसे एमवे स्टाइल है, आप हर्बल लाइफ की बात करें, एफएलपी की बात करें, वेस्टीज की बात करें, मोदी केयर की बात करें, आरसीएम की बात करें, सेम सेगमेंट में हमने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हमने भी ओके लाइफ केयर से किया, और आज हम इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में बाय टर्नओवर पहुंच चुके हैं। और इस यदि आपके पास बजट नहीं है तो मैं आपको एक गाइड, एक बड़े भाई या सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अपने स्किल्स डेवलपमेंट चाहते हैं, सेल को समझना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 1 से 1.5 साल कर लीजिए, उसके बाद अपना स्टार्टअप कीजिए। तो आप प्रेजेंटर भी होंगे, स्किल्स भी अच्छी होंगे, कम्युनिकेशन भी, आप लोगों को कनेक्ट भी कर पाएंगे, आप सेल्स को भी समझ पाएंगे, आप बिजनेस को भी समझ पाएंगे, मार्केट को भी समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। इसको ये आप स्टूडेंट के साथ साथ भी कर सकते हो, जो खाली टाइम मिलता है। ये 1 to 1 प्रोडक्ट को प्रमोशन होता है। ये डोर टू डोर नहीं होता, ये होम टू होम होता है। आपका अपने घर पे प्रोडक्ट रखा, अपने पड़ोसी को इनवाइट किया, उसके साथ डिस्कशन किया, उसको अपने साथ अपने ग्रुप में ऐड किया, और वो ग्रुप का कमीशन और रिटेल कमीशन 2 होते हैं। एक तो आपको उस प्रोडक्ट पे कमीशन मिलता है, एक दूसरा आपके टोटल जो ग्रुप की सेल होती है उससे कमीशन आता है। और एक बहुत अच्छा माध्यम है बिजनेस सीखने का, करने का, और टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का। बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छी पैसा कमा रहे हैं इंडिया में। इसको आप स्टडी कीजिए। कोई भी हेल्प चाहें तो आप मेरे से डायरेक्टली फेसबुक पे कनेक्ट करके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो भी हेल्प मेरे से होगी आप लोगों को एक बेहतर तरीके से गाइड करने में, तो मैं आप लोगों का वेलकम वहां पे करना चाहूंगा। जो भी किसी को भी नंबर चाहिए तो मैडम अनुराधा जी आपके साथ, वीना जी आपके साथ शेयर कर लेंगे। यदि आपको कोई स्टार्टअप करना है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ या मेरी हेल्प चाहिए, तो ऑलवेज वेलकम है। गढ़वासु यूनिवर्सिटी के लिए मेरा हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार है, और सारे स्टूडेंट के साथ, और सभी सीनियर्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आज मेरा इतना ही था कि आप लोगों को रूबरू करूं, क्या है, कैसे क्या किया जा सकता है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या विशेष चीजों पे ध्यान रखा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बैक टू आना चाहता हूँ मेरे सीनियर्स के साथ, वीना मैडम जी के साथ, अनुराधा जी के साथ, और गुरबीर जी के साथ, और जो भी मेरे सीनियर है जिनसे मैं आज तक रूबरू नहीं हूँ, उनको मैं दोबारा से बैक टू करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। Hanji, thank you very much, Dr. Vikrant. Myself, Dr. Sandeep Sodhi. I'm head of the Department of Dairy Chemistry, and you have very beautifully shared your experiences with our students. कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, और एक ये चैलेंजिंग टास्क तो है ही, पर अगर हम किसी सिस्टमेटिकली, सिंस यू सेड लीडरशिप क्वालिटीज हैं, गुड मोटिवेटर्स हो, इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो कैसे आप मार्केट को टारगेट कर सकते हो विद स्किलफुल मैन पावर, और एक्चुअलाइजेशन ऑफ द मार्केट हार्वेस्ट कर सकते हो, और परसेंटेज बहुत अच्छे से डिटेल में आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सिंस वी आर इनटू द डेली सेक्टर, so you have given them varied ideas about functional yogurt,
with nutraceuticals for different which targets to different disease conditions. So I think आज स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने का मौका मिला है, और उसके साथ साथ मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहूंगी फॉर योर फ्यूचर जितने भी एंडेवर्स हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, बिकॉज आप जैसे जो बच्चे हैं वो एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे ये ग्रोइंग बच्चे होते हैं इनको स्टडीज के साथ साथ लाइफ में कोई रोल मॉडल की भी जरूरत होती है, और काफी स्टूडेंट्स हमारे रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं इनको मोटिवेशन की कुछ खास जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम ये सब टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सबको एनरिच करा है अपने एक्सपीरियंसेस से। So you are again welcome to our Gadwasu for this. Thank you ma'am, thank you. Hopefully आपकी blessing as a teacher हमारे हम जूनियर सीनियर सभी स्टूडेंट पे वो सावर करते रहेंगे, और हमें हमेशा आप लोगों की गाइडेंस का हमेशा जरूरत रहती है। वैसे फिजिकली नहीं हो पाता, पर मन से हम चाहेंगे कि आप हमेशा आप अपनी एक टीचर वाली ब्लेसिंग हमारे पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, थैंक यू। Thank you, Vikrant. Good afternoon to all. On behalf of Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, I take this opportunity to propose vote of thanks to all for this national webinar on entrepreneurial skill development for dairy graduates. I thank to our honorable speaker, Dr. Vikrant Narwal. We are really enlightened with your knowledge and presence. As a successful entrepreneur, you express the whole webinar in a very simpler, understandable way. Your motivational speech will be a new ray for the graduates. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Indrajit Sir, our Honorable Dean Sir, Dr. Ramni, for their motivation and support. I would like to thank Dr. S.T.S. Kuman, PI of NHP project, for giving us opportunity to conduct this national webinar. Special thanks to our convener, Dr. Sandeep Sodhi ma'am, Organizing Secretary, Dr. Veena ma'am, Coordinator, Dr. Varindra Pal sir, and Dr. Gurveer Singh for making this webinar successful. We are also grateful to all students for their active participation. Thank you once again to all directly and indirectly involved in this webinar. With these words, we move to the end of today's webinar. Thank you. Thank you Anuji, thank you all of you, thank you. Thank you sir, thank you. If anybody want to ask anything, तो 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि यदि कोई भी किसी का भी कोई क्वारीज है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, ये पॉसिबल है। If someone asks any type of queries, whether it's the personal or you can say about the entrepreneurship or anything about the products and development, you can ask. Right now you are welcome on the discussion. I think जो भी आप मेरे सीनियर में से किसी का कोई क्वारीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का कोलैबोरेशन है। मैं फील्ड में रहता हूँ, आप लैब में रहते हैं, तो फील्ड की चीजें मैंने जानी है, आप लैब में रहते हैं, तो देयर इज ए कोलैबोरेशन इन बिटवीन फील्ड एंड लैब, जिसको अब रिवर्ट इनोवेशन बोला जा सकता है। तो इफ समवन आस्क एनीथिंग तो प्लीज लेट मी इनवाइट एनीबॉडी प्लीज। संदीप कौर मैम से मैं पहली बार मिला हूं मैम, आप फिर से मैं आपको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच मैम, एंड मैं भगवान से कामना करता हूं आपको बहुत सारी खुशियां दे और आने वाले जीवन में आपका हेल्दी बनाए। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग प्लीज। सर जैसे हम एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे गो फ्रेश में फ्रेश चीजें खानी चाहिए जो फूड इंडस्ट्री की हैं, जो डायरेक्टली हमें फील्ड से मिल रही हैं सर, और हम इसके रिगार्डिंग हम ना बॉयकॉट करते जा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड मटेरियल्स होते हैं सर, तो इसकी मार्केट कम नहीं हो रही इंडस्ट्री की इसके कारण? सर इसमें क्या होता है कि देखिए आप लेह लद्दाख में रहते हैं तो वहां पे फ्रेश चीजें कैसे खाएंगे,
देखिए ये हो सकता है कि आप पंजाब में हैं तो आपने वो सरसों का साग फ्रेश मिल जाए, बट आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है, पर आपको सरसों का साग खाना है। तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है, या आप प्रोसेसिंग की जो बात कर रहे हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी। अब आपका फ्रूट खाने का मन है, सीजनल जो आप संतरा चल रहा है, बट जैसे ही आपका वो संतरा या अंगूर उस टाइम नहीं मिलते तो आपका मन कर रहा है, तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इसी को बोलते हैं ना, कि हम कैसे चीजों को आने वाले कल के लिए सस्टेनेबल उनको डेवलप कर सकते हैं। फ्रेश का कोई तोड़ नहीं है, बट फ्रेश मिले तभी ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट राइट। अब जैसे हल्दी वाला दूध है, अब हल्दी वाला दूध आप ट्रेन में पीने का मन कर गया तो पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं कहीं पे, 3 दिन आप ट्रेवलिंग में है, यदि आपके पास आपका दूध का सैसे आपके पास हल्दी वाला प्री मिक्स है, आपने हॉट वाटर लिया, मिलाया, पी लिया, तो आपको समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यानी कि आपको, आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको उसको ट्रांसपोर्टिंग आसान है, उसको लोगों तक ले जाना आसान है, उसको व्हीकल यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर। जी जी, वेलकम। Any Thank you, questions, sir. students? Vikrant, how you work you out before you launching the product, starting from the raw material, and how we were selling the product? एक्चुअली If you are हम जो working, प्रोडक्ट यस 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 एक्चुअली जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं राइट नाउ, जैसे मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है फाइटर 40। okay, अब फाइटर 40 हमने फीमेल के लिए मल्टी विटामिन स्पेशलाइज कस्टमाइज करके डेवलप किया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि फाइटर यानी कि एज रिलेटेड जो न्यूट्रिशन है, 40 साल के आसपास फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लाइक प्री मेनोपॉज सिम्टम्स क्या है उसके, उसमें उसको उसके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हेल्थ के इशू क्या है, उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या होना चाहिए, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये बेसिक आपका डेस्कटॉप रिसर्च करके, और किस एरिया में किस टाइप का है तो उसी एरिया के हिसाब से हम उस चीज को डेवलप करते हैं। राइट नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू लॉन्च इन नेपाल, इन बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस बाय नेक्स्ट ईयर। जैसे कोविड का ये थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा तो वी आर प्लानिंग फॉर टू लॉन्च इन अब्रोड। तो हर कंट्री का अपना प्रोफाइल है, अपना लोगों का रहना सहना है, जीवन शैली है, खाना पीना है, वेदर है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को कस्टमाइज करना होता है। इसको स्टडी करके फिर एक आपको एक प्रिक्योरमेंट पे जाना कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कोई भी किस साल्ट में हाईली एब्जॉर्बेबल है, उसको किस पोटेंसी में उतारना है। आपको जनरल में उतारना है तो आप बिल्कुल जनरल के हिसाब से प्रिक्योरमेंट करेंगे, प्रीमियम कैटेगरी में उतारना है तो आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करने पड़ेंगे जहां कॉस्ट का कोई मैटर नहीं करता। तो आपको मार्केट का अंदाजा जरूर होना चाहिए और लोगों की रिक्वायरमेंट जरूर पता होनी चाहिए, किस मार्केट में जाएगा, कितने प्राइस में जाएगा और लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। okay. But one more thing I would like to add. Any product, if you are writing, for example, say if you are adding some phytosterol and all, where it reduces the cholesterol, and if you are writing it will reduces the cholesterol, for that you should, if you are writing health claims in that way, you should have a much research in terms of any clinical study or human study. Are you writing any such health claims on the packaging so that that will attract to the consumers? But at the same way, it should meet the whatever the things which you are writing, that should meet the consumer. It's not like things we were consuming without giving any beneficial effect that will wrongly communicate the consumers to the people. इसमें वीना मैम, इसमें होता क्या है, देखिए हम क्यूरक्यूमिन को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। डेफिनेटली हमने क्यूरक्यूमिन की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी अभी तक हमने अच्छे से वो कर ली है। अब क्यूरक्यूमिन ऑलरेडी स्टडी है, अब क्यूरक्यूमिन को हम कैसे स्टेबलाइज करके किसी कैरियर के माध्यम से डाल सकते हैं, इसमें हमने एनिमल स्टडी की जरूरत नहीं है, ओनली स्टेबिलिटी की है, ओनली उसकी ओराक वैल्यू आप देख सकते हैं कि डालने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या आए हैं, बट मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी स्टडी है। आप जैसे अश्वगंधा में विदनोलॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स विदनोलॉइड्स हैं, विदनोलॉइड्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इसको हम कैसे किस कैरियर के माध्यम से दे पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डेस्कटॉप रिसर्च से ही आपको पता लग जाएगा कि किस क्वांटिटी में ये एफिकेसी इसकी रहेगी,
कितना इसको ऐड करना है और फाइनल प्रोडक्ट में ये कितनी पोटेंसी से डिलीवर हो पा रहा है. Okay, at least you are doing that type of work, na? It Yeah. has this much quantity. For example, ashwagandha. This has this much flavonol or anything, whatever the phytochemicals are there. You quantitate it right in your own lab. That you are doing, or you are just based on the knowledge, whatever which has Yes, based on the already- recent past studies and whatever the findings in scientific literature, उसी को आधार बना के उनको ही हम utilize करते हैं. But there are so many factors which influence from which source you have taken, whether it is a root system. Yes, definitely, everything, all those things which, definitely. Not only the part of plant is matter, the technology and processing technology how also. you extracted, all those things are really impact on Yes. Yes. Yes, actually, like curcumin, the best form of the curcumin is C3 form. If you are just search C3 curcumin, that is patented, and like another product that is a KSM 66, that is world best ashwagandha, is patented by US. We are just procuring that kind of molecule to formulate our products. जो भी जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसका बेस्ट सोर्स क्या है, उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या है. जैसे जीनेस्टिन 15 है, जिंक्शन का एक्सट्रैक्ट वर्ल्ड में उससे बेस्ट नहीं मिलता है. वो 35% जिग्नोसाइड्स के साथ मिलता है. 6 से 8 साल का उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है. तो ये सारी चीजें कमर्शियली अवेलेबल हैं, इसको बस आपने कंपोजिशन में सेट करना है. Thank you, Vikrant. And any questions from any students, please. Gurubir, do you want to take a snap from this so that you can see? Yes. Ma'am, taken photographs has been done. Everything is over, right? Yes. Okay. Yes. And thank you one and all for joining this webinar. And once again, I thank you, Dr. Vikrant Narwal, for giving such a wonderful presentation. I hope this presentation will definitely reach students in order to become an entrepreneur and giving a job giver rather than job seeker. And again, thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you all for inviting me. Thank you, sir. Thank you. Then I'll end the meeting. Please end the meeting. Thank you so much.